फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 111.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 111.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 111.1। इस समय चाय युक्सिन, वांग जिनहाई और अन्य लोग 400,000 की सेना के साथ ग्रेट यू के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और पहले शहर पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। इस शहर को लोक्सिया शहर कहा जाता है और इसे ग्रेट यू के अधिक महत्वपूर्ण सीमावर्ती शहरों में से एक कहा जा सकता है। चाय युक्सिन, जो एक ऊंचे घोड़े पर सवार थी, ने अपने भाले को आगे के शहर की ओर इशारा करते हुए कहा, महामहिम की इच्छा के अनुसार हमारा अभियान लूटपाट पर केंद्रित है। हम जीतेंगे और लूटपाट करेंगे, शहरों के भीतर की सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। ये पहली लड़ाई यहीं से शुरू होगी। जनरल चाय, यह मिशन बहुत सरल है। वांग जिनहाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास 400,000 की सेना है, साथ ही वाइन्सवॉर्ड इमोर्टल और खाली हाथ मास्टर जैसे 3 नायकों की सहायता भी है। हम विजयी कैसे नहीं हो सकते? अच्छा, चाय युक्सिन ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा। जैसे ही वे सेना के साथ शहर पर आक्रमण करने वाले थे, वाइन्सवॉर्ड इमोर्टल ने पुकारा, सभी लोग एक क्षण रुकें। वाइन्सवॉर्ड इमोर्टल, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? सभी की नज़रें उसकी ओर मुड़ गईं। शराब तलवार अमर ने शराब का एक घूंट लिया और मुस्कुराया, चूंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं भी योगदान दे सकता हूँ। तलवार, आगे आओ। उसकी तेज चीख के साथ ही उसके पीछे से एक तलवार निकली। यह आकाश में चक्कर लगाता हुआ सफ़ेद इंद्रधनुष में बदल गया और सीधे लोक्सिया शहर के द्वार की ओर बढ़ गया। मैंने एक जोरदार दुर्घटना सुनी, शहर के द्वार टूट गए थे। चाय युक्सिन का उत्साह बढ़ा, द्वार गिर गए हैं। महान जिया के लोगों, मेरे पीछे आओ और शहर पर धावा बोलो। 400,000 सैनिकों वाली सेना उत्साह के साथ शहर में घुस आई। और ऐसा ही हुआ। वाइन्सवॉर्ड इमोर्टल, एम्परहैंड मास्टर और बाइजू की दुर्जय तिकड़ी द्वारा रास्ता साफ कर ग्रेटजिया के 400,000 सैनिकों ने अपने दुश्मनों को काट डाला, क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और सीधे ग्रेट यू की राजधानी की ओर बढ़ गए। ग्रेट यू की राजधानी शहर में ग्रेट यू के सम्राट शाही महल के भीतर एक आवश्यक अदालती बैठक बुला रहे थे। माननीय मंत्रियों, ग्रेटजिया की 400,000 मजबूत सेना पहले ही हम पर उतर चुकी है। हमारी जमीनें तेजी से गिर रही हैं और स्थिति बेहद भयावह है। माननीय मंत्रियों, क्या किसी के पास ग्रेट यू संकट को हल करने के लिए कोई शानदार योजना है? सम्राट यू का हृदय उथल पुथल में था, लेकिन उसे धैर्य का दिखावा करना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महामहिम, हमारे देश की सैन्य शक्ति घटकर मात्र 350,000 रह गई है, जो ग्रेटजिया से 50,000 कम है। इसके अलावा सैनिक देश भर में बिखरे हुए हैं, बहुत बिखरे हुए हैं। उन्हें जल्दी से जुटाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा उनके इन्नेट विशेषज्ञ हमसे कहीं बेहतर हैं। हालांकि उन्होंने केवल 5 इन्नेट को भेजा है, लेकिन उनमें से 3 के एस्ट्रल क्यूई स्तर तक पहुंचने का संदेह है। हम इस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। सचमुच, हमारी सेनाएं बहुत ही कमतर हैं। इसके अलावा हमारे सैनिकों को अभी अभी एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और उनका मनोबल बेहद कम है। वे ग्रेटजिया सेना के भयंकर हमले का सामना नहीं कर सकते। महाराज, इस विनम्र सेवक के पास सचमुच कोई समाधान नहीं है, कृपया मुझे क्षमा करें। महान यू सम्राट सुनते सुनते और अधिक परेशान हो गए और गुस्से से चिल्ला उठे, बस, मैंने आपसे समाधान सुझाने के लिए कहा था, मेरी परेशानियों को बढ़ाने के लिए नहीं। अग्रिम मोर्चे को तत्काल सहायता की आवश्यकता है और मैं आपको आधी अगरबत्ती जलने में लगने वाला समय दूंगा। यदि आप इसे हल करने की कोई रणनीति नहीं बना पाए, तो आप सभी को आपके पदों से हटा दिया जाएगा और आपकी जांच की जाएगी। सम्राट के दबाव में आकर अंततः वे एक योजना लेकर आए। सबसे पहले वे अनावश्यक बलिदान से बचने के लिए सभी क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुला लेंगे। फिर वे अपनी सारी ताकत को केंद्रित कर लेंगे, चू नदी को सीमा के रूप में इस्तेमाल करते हुए महान जिया की 100,000 मजबूत सेना का विरोध करेंगे। साथ ही वे कुलीन परिवारों से भी सहायता का अनुरोध करेंगे। ऐसे उपायों से वे ग्रेट जिया की सैन्य ताकतों का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। परिणामस्वरूप शहरों और क्षेत्रों पर विजय पाने का महान जिया सेना का अभियान और भी अधिक आक्रामक हो गया तथा उसे किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। चाय युक्सिन ने विरोधियों के इरादों को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही इन शहरों को छोड़ दिया है। महान यू हमारे साथ निर्णायक लड़ाई के लिए अपनी सारी ताकतें केंद्रित करना चाहता है। वांग जिनहाई ने गर्व से कहा, बिल्कुल, यही एकमात्र रणनीति है जिसका उन्हें इस समय सहारा लेना है। क्योंकि हमारे महान जिया के पास हमारे मार्ग की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना और दुर्जय योद्धा हैं, हम हजारों सैनिकों को पीछे छोड़ते हुए बिना रोके भारी गति से आगे बढ़ते हैं। महान यू की सेनाएं कमज़ोर और बिखरी हुई हैं, उन्हें हमारे खिलाफ खड़े होने की ताकत पाने के लिए एकजुट होना चाहिए। पूरी गति से आगे बढ़ो, उन्हें अपनी सेना को केंद्रित करने का मौका मत दो। चाय युक्सिन चिल्लाया। हाँ जनरल,
ग्रेट जिया की सेना ने अपनी गति तेज कर दी। एक ही दिन में उन्होंने 7 शहरों पर कब्जा कर लिया और सीधे ग्रेट यू की राजधानी की ओर बढ़ चले। लिन बेइफान पीछे था, जो एम्पायर सैंडबॉक्स के माध्यम से संसाधनों को तेजी से परिवहन कर रहा था। लोहे की खान, यह मेरी है। चूना पत्थर की खान, वह भी मेरी है। चांदी और लौहयस्क भी मेरे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये सारी अच्छी चीजें, ये सब मेरी हैं। जैसे ही लिन बेइफान संसाधनों को स्थानांतरित कर रहा था, वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। यह महान यू वास्तव में एक महान राज्य के रूप में अपने नाम पर खरा उतरता है। न केवल भूमि अधिक उपजाऊ है, बल्कि संसाधन भी अधिक प्रचुर मात्रा में हैं। लेकिन अब वे सभी मेरे लिए सस्ते हैं। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि युक्सिन और अन्य लोग पूरे महान यू पर विजय प्राप्त करेंगे, 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, और फिर मैं बहुत बड़ा भाग्य बनाऊंगा। हाँ, चाहे युक्सिन और उसके साथी विजयी होकर आगे बढ़ रहे थे और बहुत खुश थे, और लिन बेइफान, जो पीछे संसाधनों का परिवहन कर रहा था, वह भी बहुत खुश था। एकमात्र व्यक्ति जो खुश नहीं था वह महान यू सम्राट था। आंखें खोलने पर उसे हर दिन अपनी जमीनों पर कब्जा किए जाने की खबरें मिलती थीं। एक शहर खो गया, फिर दूसरा। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से मांस काटा जा रहा हो, जिससे उसका मूड बहुत खराब हो गया। तैयारियां कैसी हैं? क्या सभी सैनिक वापस बुला लिए गए हैं? बूढ़े मंत्री ने कांपते हुए उत्तर दिया, महाराज को खबर दीजिए, हमने पहले ही 200,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है, जो चू नदी के तट पर तैनात हैं। महान यू सम्राट क्रोधित हो गया, इतने समय के बाद केवल 200,000। बाकी सैनिक कहाँ हैं? क्या वे सब मर गए हैं? बूढ़े मंत्री ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, अन्य सेनाएं बहुत दूर हैं और उन्हें यात्रा करने में कुछ समय लगेगा। महान यू सम्राट ने क्रोध जारी रखा, मुझे परवाह नहीं है। अगर कल सुबह तक मेरे जागने से पहले अन्य कोर चू नदी के तट पर वापस नहीं आए, तो मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। हाँ महाराज, बूढ़े मंत्री ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया और आदेश स्वीकार कर लिया। अन्य अधिकारियों ने वृद्ध मंत्री को सहानुभूति से देखा। अब जब महामहिम का गुस्सा फूटने वाला है, तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना होगा। महान यू सम्राट ने गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाया और फिर जोर से पूछा, कुलीन परिवार के साथ क्या हुआ? क्या वे मेरी सहायता के लिए एक स्वामी को भेजने के लिए सहमत हो गए हैं? महाराज, उन्होंने इनकार कर दिया है और कहा है कि हमें स्वयं ही इसका समाधान निकालना होगा। धिक्कार है, यह अपमानजनक है। महान यू सम्राट ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए। ये शापित कुलीन परिवार स्वार्थी और सिद्धांतहीन। जब लाभ मिलना होता है तो वे सबसे जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब खतरा होता है तो वे किसी और से भी तेज भागते हैं। वे मुझे गंदगी में छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे कभी भी उनका सहयोग नहीं करना चाहिए था। सच कहें तो महान यू सम्राट का हृदय पश्चाताप से भर गया। यदि वह उन 3 महान कुलीन परिवारों द्वारा जिया पर हमला करने के लिए सेना भेजने के लिए बहकाया नहीं गया होता, तो महान जिया महान यू पर आक्रमण कैसे कर सकता था? वास्तविक अपराधी तो स्पष्टतः वे 3 महान कुलीन परिवार थे, तो फिर वह ही क्यों पीड़ित हुआ? यदि वे नहीं आएंगे तो उनके बारे में भूल जाओ। महान यू सम्राट की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। अब महान जिया की सेना पहले ही आक्रमण कर चुकी है और हम महान यू में अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण का सामना कर रहे हैं। यदि हमारा राष्ट्र गिर जाता है और हमारे घर नष्ट हो जाते हैं, तो न केवल मैं बल्कि आप सभी मंत्री मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सभी से एक आम संकल्प के साथ एकजुट होने और महान जिया का विरोध करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए कहता हूँ। मैं आप सभी को अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। हाँ महाराज, हम हजारों मौतें मरने के लिए तैयार हैं, अधिकारियों ने एक स्वर में कहा। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। महान जिया सेना बिजली की गति से आगे बढ़ी और अंततः चू नदी तक पहुंच गई। 2 दिनों की तैयारी के बाद महान यू साम्राज्य ने पहले ही 3 लाख सैनिकों को वापस बुला लिया था, जो अब चू नदी के विपरीत तट पर तैनात थे। चायुक्सिन नदी के किनारे खड़े होकर दुश्मन की विशाल सेना को देख रहे थे और हंस रहे थे। ऐसा लगता है कि महान यू हमारे साथ यहाँ वर्चस्व की लड़ाई को निपटाना चाहते हैं। ये जगह वास्तव में बुरी नहीं है, वांग जिनहाई ने गंभीर भाव से कहा। इस नदी को चू नदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी चौड़ाई 56 झांग और औसत गहराई 6 झांग है। इसके अलावा धारा बहुत तेज है, जिससे इसे पार करना बेहद मुश्किल है। यहाँ एक पुल हुआ करता था, लेकिन उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। इसलिए अब हमारे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो हम पार करने का जोखिम उठाएं या फिर कोर्ट में वापस जाएं। दरअसल हमारे पास एक तीसरा विकल्प भी है, चायुक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सी सड़क? वांग जिनहाई ने आश्चर्य से कहा। जनरल वांग, देखो, चायुक्सिन ने विरोधी सेना की ओर इशारा करते हुए कहा। वहां पर उन्होंने पहले से ही 300,000 सैनिकों को इकट्ठा किया है, लेकिन ग्रेट यू के पास वर्तमान में केवल 350,000 सैनिक हैं। ग्रेट यू के पास कुल 14 यूनिट हैं और 3 पहले ही मर चुके हैं, जबकि यहाँ 8 केंद्रित हैं। ये कहा जा सकता है कि ग्रेट यू की राजधानी की रक्षा अब बेहद कमजोर है। जनरल वांग, क्या आपके पास कोई और विचार नहीं है? वांग जिनहाई ने ध्यान से सोचा, उनकी आंखें आश्चर्य से उभर आईं। जनरल चाय, आपका विचार बहुत साहसिक है। चायुक्सिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वास्तव में
ये काफ़ी साहसिक है, यहाँ तक कि काल्पनिक भी, लेकिन अगर यह सफल हो जाता है तो पुरस्कार अथाह होंगे। शुरू में महामहिम और मैंने शांत साम्राज्य के सम्राट को पकड़ लिया और एक बहुत ही शानदार लड़ाई जीती। अब हम इसे पूरी तरह से दोहरा सकते हैं। उन्हें चौंका कर पकड़ने से सफलता की संभावना बहुत अधिक है। जनरल वांग, क्या आप सहमत नहीं हैं? वांग जिनहाई बहुत लुभाए गए। यह एक कोशिश के लायक है। फिर उन्होंने गुप्त रूप से वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल, एम्पर हैंड मास्टर और अन्य को बुलाया और उन्हें योजना के बारे में बताया। ये सुनकर तीनों रात में चुपके से निकल पड़े। चाई युक्सिन और वांग जिनहाई दुश्मन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पीछे रह गए। लिन बेइफान, जो गुप्त रूप से युद्ध देख रहा था, सब कुछ जानता था और हंसा, बुरा नहीं है। सम्राट के उस कुत्ते को पकड़ना वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे सोचना चाहिए, मैं लाभ को अधिकतम कैसे कर सकता हूँ। विचार करने के बाद लिन बेइफान ने तुरंत एक पत्र लिखा और उसे अत्यंत तत्परता के साथ भेज दिया, जिसमें 8 सॉली शामिल थे। वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल और खाली हाथ मास्टर एक अन्य के साथ बहुत तेज थे। उन्हें ग्रेट यू की राजधानी तक पहुंचने में केवल 1 दिन लगा। तारांकन 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 पर्पल स्प्रिंग द्वारा प्रायोजित अध्याय 16/36। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 111.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 111.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 111.2। जनरल चेस के विश्लेषण के अनुसार वर्तमान में राजधानी शहर के भीतर लगभग 50,000 सैनिक और 3 इनेट विशेषज्ञ हैं। ये वह समय है जब उनकी सैन्य शक्ति सबसे कमज़ोर होती है। हमारी संयुक्त शक्ति के साथ हम निश्चित रूप से महान यू सम्राट को नीचे गिरा सकते हैं। वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच, जब तक उनके पास कोई शाही क्यूई मास्टर नहीं होगा, वे हमें नहीं रोक सकते, बाईजू ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि अब हम वाकई खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। देरी से होने वाली किसी भी जटिलता से बचने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। देखते हैं कि यह बूढ़ा आदमी उस सम्राट साथी को चुपके से बाहर निकाल पाता है या नहीं। खाली हाथ मास्टर ने हंसते हुए कहा। ठीक है, आप अपना कदम उठाएं और हम आपको कवर करेंगे। जब रात हो गई और सब कुछ शांत हो गया तो एम्पर हैंड मास्टर चुपके से शाही महल में घुस गया। एक आदतन चोर के रूप में वह पहले भी दर्जनों शाही महलों में सेंध लगा चुका था, इसलिए जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे पता चल गया कि इस शाही महल का लेआउट कैसे व्यवस्थित किया गया था। उसने जल्दी से महान यू सम्राट के सोने के क्वार्टर का पता लगा लिया। उस समय महान यू सम्राट अपने साथ 2 इनेट गार्डों के साथ रात्रि विश्राम के लिए जा चुके थे। उनमें से एक सबसे शक्तिशाली था, जो एस्ट्रल क्यूई के स्तर तक पहुंच गया था। वह एक नपुंसक था जो सम्राट की रक्षा के लिए उसके करीब रहता था। दूसरा रक्षक भी काफी शक्तिशाली था। वह सच्ची क्यूई के शिखर पर पहुंच गया था और दरवाजे पर पहरा दे रहा था। ये थोड़ा मुश्किल है। खाली हाथ मास्टर ने दिशा बदल दी और पूर्वी महल की ओर भाग गया। उस समय पूर्वी महल का युवराज भी रात्रि विश्राम के लिए जा रहा था तथा एक साधारण स्वामी दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था। एकदम सही मौका। खाली हाथ वाले मास्टर ने चुपचाप खिड़की खोली, अंदर घुसा, दबाव बिंदुओं से हिजड़ों और नौकरानियों को स्थिर कर दिया, फिर सो रहे पूर्वी महल के राजकुमार को उठाया और बाहर निकल गया। वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल और बाईजू दोनों पूर्वी महल के युवराज को देखकर दंग रह गए। यह महान यू सम्राट नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं, यह उसका बेटा क्राउन प्रिंस और ग्रेट यू का उत्तराधिकारी है। खाली हाथ वाले मास्टर ने पूर्वी महल के युवराज को नीचे उतारा और मुस्कुराते हुए कहा, एक अतिरिक्त व्यक्ति के होने से हमारे हाथों में और भी अधिक ताकत आ जाती है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया, पूरी तरह आश्वस्त। इसके बाद मैं महान यू सम्राट को चुराने जा रहा हूँ। वह 2 इनेट गार्ड द्वारा संरक्षित है, जिनमें से एक एस्ट्रल क्यूई स्तर तक पहुंच गया है, जो एक दुर्जय शक्ति है। इसलिए एक बार जब मैं उस व्यक्ति को चुरा लूंगा तो आप दोनों हमारे पीछे हटने की जिम्मेदारी संभालेंगे। कोई बात नहीं। खाली हाथ मास्टर ने एक बार फिर शाही महल में घुसपैठ की। इस बार वह सीधे खिड़की से अंदर घुस आया। कौन है वहां? सम्राट की बगल में पहरा दे रहा बूढ़ा हिजड़ा चौकन्ना हो गया। लेकिन अगले ही पल खाली हाथ मास्टर पहले से ही ड्रैगन बिस्तर तक पहुंच गया था। सो रहे महान यू सम्राट को उठा लिया और खिसक गया। इस बूढ़े सम्राट को मैं ले जाऊंगा। हाँ, बूढ़ा हिजड़ा उनका पीछा करते हुए चिल्लाने लगा, वहां एक हत्यारा है। हत्यारे को जल्दी से पकड़ो। संपूर्ण शाही महल को सतर्क कर दिया गया तथा सभी विशिष्ट सैनिकों और योद्धाओं ने उनका पीछा किया। शराब तलवार अमर बाईजू भीड़ के सामने खड़ा था और उसने अपनी हत्या मोड को सक्रिय कर दिया। एक दिन और एक रात के बाद वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल के 3 सदस्य वापस लौट आए। मैं तुम्हारे लिए लोगों को वापस लाया हूं। यह एक महान यू सम्राट है और दूसरा महान यू क्राउन प्रिंस है। चाई युक्सिन बहुत खुश थी। बहुत बढ़िया, आप तीनों ने कड़ी मेहनत की है।
इन दो बंधकों के हमारे हाथों में होने से हमारा मिशन पूरी तरह सफल माना जा सकता है। अब समय आ गया है कि हम दरबार में वापस लौटें और अपनी उपलब्धियों की रिपोर्ट महामहिम को दें। रिपोर्ट। महामहिम ने 800 मील दूर एक जरूरी संदेश भेजा है जिसमें जनरलों के अवलोकन के लिए एक गुप्त पत्र है। चा युक्सिन ने पत्र खोला और बहुत आश्चर्यचकित हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी ने पूछा, महाराज ने क्या कहा? चा युक्सिन ने पत्र आगे बढ़ाते हुए कहा, महामहिम को हमारी योजना के बारे में पहले से ही पता है। उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि अगर हम महान यू सम्राट को पकड़ लेते हैं तो हमें पत्र में बताए अनुसार आगे बढ़ना होगा। पत्र पढ़ने के बाद सभी लोग प्रशंसा से भर गए। महामहिम सचमुच बुद्धिमान हैं। तंबू से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि विपरीत तट पर महान यू सेना क्रोधित और निराश थी। वे पहले से ही जानते थे कि उनके सम्राट और युवराज शत्रुओं के हाथों में पड़ गए हैं। इतने सारे सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा के बावजूद उनके सम्राट और युवराज को पकड़ लिया जाना एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी। हमारे सम्राट और युवराज को तुरंत वापस लौटाओ, अन्यथा हमारे पास युद्ध के मैदान में मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, महान जिया, कि तुम अपने कार्यों के बारे में सावधानी से सोचो। चा युक्सिन ने असंतुष्ट होकर कहा, तुम्हारा सम्राट और युवराज हमारे हाथों में हैं और फिर भी तुम इतने अहंकारी होने की हिम्मत रखते हो। ऐसा लगता है कि अब तुम्हें उनके जीवन की कोई कीमत नहीं रही। ये जनरल तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। रुको जनरल चाय। एक बूढ़ा सफ़ेद बालों वाला हिजड़ा आगे आया और बहुत ही विनम्र स्वर में बोला, ये अधिकारी और सैनिक युवा जोश से भरे हुए हैं और बहुत ही आवेगी हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ उनकी ओर से माफ़ी मांगने आया हूँ। जैसा कि कहावत है, कोई देश एक दिन भी अपने शासक के बिना नहीं रह सकता। मैं जनरल चाई से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य और उसके लोगों के कल्याण पर विचार करें और हमारे सम्राट और क्राउन प्रिंस को वापस लौटा दें। उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें और हम आपकी किसी भी मांग को मान लेंगे। चाई युक्सिन ने हंसते हुए कहा, तुम अपने सम्राट और क्राउन प्रिंस को वापस चाहते हो? यह असंभव नहीं है। हमारी मांगें सरल हैं। हमें ग्रेट यू को लूटने का रास्ता दो। एक बार जब हमारा पेट भर जाएगा तो हम स्वाभाविक रूप से सम्राट और क्राउन प्रिंस को तुम्हें लौटा देंगे। असंभव। महान यू के एक सेनापति ने क्रोधित होकर कहा, हम महान यू की अपनी भूमि को इतनी आसानी से रौंदने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? हमारे सम्राट और युवराज को खोना पहले से ही एक अक्षम्य गलती है। हम आपको किसी भी परिस्थिति में ग्रेट यू को लूटने की अनुमति नहीं दे सकते। हम इस पर कभी सहमत नहीं होंगे, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी नहीं। केवल मेरी मृतदेह पर। चाई युक्सिन ने महान यू सम्राट और क्राउन प्रिंस को आगे धकेला, उनकी गर्दन पर चाकू रख दिया और घोषणा की, ऐसा लगता है कि उनकी नज़र में तुम्हारा जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि तुम्हारा जीवन बेकार है, इसलिए मैं अभी तुम्हारा वध कर सकता हूँ। ठंडी तलवार को महसूस करते हुए महान यू सम्राट पूरी तरह से घबरा गए। कृपया जल्दबाजी में काम न करें, मुझे कुछ कहने दें। बोलो तो, लेकिन अगर यह संतोषजनक नहीं है तो मैं तुम्हें और फिर तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। चाई युक्सिन ने धमकी दी। महान यू सम्राट ने तुरंत अपनी आवाज़ उठाई और चिल्लाया, मेरी बात सुनो तुम सब। महान जिया सेना को तुरंत हमारी ज़मीन से गुजरने दो। अगर कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत करता है तो मैं उनके पूरे परिवार को मार डालूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका भयानक अंत हो। महाराज, ये कैसे हो सकता है? एक महान यू जनरल ने अनिच्छा से विरोध किया। महान यू सम्राट क्रोधित हो गया, क्या तुम अब मेरी आज्ञा भी नहीं सुनते? क्या तुम अब मुझे इतना छोटा समझते हो कि तुम मुझे अपने पैरों पर कैदी बनते देखना चाहते हो? महामहिम, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, जनरलों ने घबराहट में उत्तर दिया। महान यू सम्राट ने गर्जना जारी रखी, यदि आप अभी भी मुझे अपना सम्राट मानते हैं तो मेरे आदेशों का पालन करें। ये सही है। यदि आप सम्राट की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो मैं, क्राउन प्रिंस, आपके सिर काट दूंगा। ग्रेट यू क्राउन प्रिंस ने भी चिल्लाया। हर कोई बूढ़े हिजड़े की ओर देखने लगा, उसके निर्णय की प्रतीक्षा में। बूढ़े हिजड़े ने आह भरी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कहा, उन्हें आने दो। महामहिम और युवराज का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर हम महामहिम और युवराज को खो देते हैं तो देश अराजकता में गिर जाएगा। एक बार जब देश अराजकता में आ जाता है तो राष्ट्र का पतन दूर नहीं होता। हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। हर कोई बस आहें भर सकता था और खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ सकता था। सभी सैनिकों, मेरी आज्ञा पर ध्यान दो। महान जिया सेना, आगे बढ़ो। इसके बाद महान जिया सैनिक नाव से नदी पार कर विपरीत तट पर पहुंच गए। फिर महान यू सेना की निराश और असहाय निगाहों के सामने वे अहंकारपूर्वक चले गए और महान यू को लूटना जारी रखा। तारांकन तारांकन तारांकन। सिची द्वारा प्रायोजित अध्याय 17/36। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 112.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 112.1।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 112.1। जैसे जैसे महान जिया सेना ने अपनी लूटपाट जारी रखी, महान जिया की राष्ट्रीय शक्ति में विस्फोटक वृद्धि हुई। एम्पायर सैंडबॉक्स मध्यवर्ती स्तर प्रादेशिक क्षेत्र 1.8 मिलियन वर्गली, कृषि योग्य भूमि 1.1 मिलियन वर्गली, घरेलू संसाधन 369 मिलियन टेल, 3 सोने की खदानें, 3 चांदी की खदानें, 5 तांबे की खदानें, 8 लोहे की खदानें। जनसंख्या 9.98 मिलियन, धनी लोग 2%, आम लोग 44%, गरीब लोग 54%। सैन्य शक्ति 900,908, 450 मार्शल कलाकार। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 2200, महान साम्राज्य स्तर। प्रादेशिक क्षेत्रफल और घरेलू संसाधन दोनों लगभग दोगुने हो गए हैं और परिणामी वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। लिन बेइफान बेहद प्रसन्न थे, युद्ध हमेशा सबसे लाभदायक व्यवसाय होता है। डिंग, खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति वृद्धि के कारण आपकी ताकत तदनुसार बढ़ गई है, जिससे आपको ग्रैंड मास्टर खेती के स्तर से पुरस्कृत किया गया है। इस समय लिन बेइफान के पूरे शरीर में एक शक्तिशाली बल उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे अराजकता अभी शुरू ही हुई थी, जिसके कारण उसके अंदर पहले से ही समुद्र के समान मौजूद सच्ची क्यूई में परमाणु विखंडन के समान विस्फोटक वृद्धि हो रही थी। उसी समय मानो भाग्य हृदय से आया हो या शायद यह एक अंतर्दृष्टि हो, उसने जो भी मार्शल आर्ट सीखी थी वह सब उसके दिमाग में वापस आ गई। 3 भागों मूल ऊर्जा पर लौटें। वह अपने हृदय में विघटित होकर विलीन हो गया, फिर विघटित होकर पुनः विलीन हो गया। इन मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ तकनीक को तोड़ने और एकीकृत करने के प्रत्येक चक्र के साथ गहरी होती गई। ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी देर तक चलती रही और बोर होने पर ही समाप्त हुई। लिन बेइफान ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह काफ़ी बदल गया था। सच्ची क्यूई जो मूल रूप से केवल डेंटियन में संग्रहित थी, अब प्रत्येक कोशिका में फैल गई है तथा सच्ची क्यूई को संग्रहित करने के लिए प्रत्येक कोशिका को डेंटियन में बदल दिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन परिणामस्वरूप सच्ची क्यूई को संग्रहित करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है, जो पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक है। संपूर्ण शरीर पुनः युवा और सशक्त हो गया है तथा अब वह प्रबल जीवन शक्ति से भरपूर है। किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग किए बिना भी उसकी त्वचा इतनी सख्त हो गई है कि उसे कोई भी काट नहीं सकता। इसके अलावा उसने पहले जो भी विभिन्न मार्शल आर्ट सीखे थे वे अब एकीकृत हो गए हैं और उसका सहज अंग बन गए हैं, जो उसके लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना कि अपना हाथ हिलाना। ग्रैंड मास्टर, मैं अब ग्रैंड मास्टर बन गया हूँ। लिन बेइफान बेहद उत्साहित था। जो लोग एक संप्रदाय की स्थापना कर सकते हैं उन्हें ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। अब उसके पास अपना संप्रदाय स्थापित करने और अपने तरीके सिखाने की ताकत और आधार है। ग्रैंड मास्टर को दुनिया की शीर्ष शक्तियों में से एक माना जा सकता है। यहाँ तक कि शक्तिशाली राजवंशों और साम्राज्यों में भी बहुत अधिक ग्रैंड मास्टर नहीं हैं। इनका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों की तरह निवारक के रूप में कार्य करना है। आज एक ग्रैंड मास्टर की ताकत के साथ उसका आत्मविश्वास भी मजबूत है। भविष्य में जब राजवंशों और साम्राज्यों का सामना होगा तो वह उनसे हाथापाई करने की हिम्मत करेगा। युक्सिन और अन्य लोगों ने वास्तव में मेरे लिए एक महान उपलब्धि हासिल की है। मुझे उनके लौटने पर उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत करना चाहिए। इस समय दूर ग्रेट यू में महान जिया सेना ने पहले से ही पूरे ग्रेट यू साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी और साथ ही उन्होंने सारा सोना, चांदी, जवाहरात और अधिकांश खाद्य सामग्री जो वे ले जा सकते थे उसे लाद कर ले गए थे। महान यू साम्राज्य के सेनापतियों ने महान जिया सेना को अपनी राजधानी लूटते हुए देखा और वे इतने क्रोधित थे कि उन्हें लगा जैसे उनके फेफड़े फट जाएंगे। दुर्भाग्यवश उनके सम्राट और युवराज दोनों ही शत्रु के हाथों में थे, अतः वे जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थे। अब जब आपने हमारे महान यू से सब कुछ लूट लिया है तो क्या आप हमारे सम्राट और युवराज को रिहा कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। बेशक, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है, चाय युक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार जब हमारी सेना ग्रेट यू से पूरी तरह से हट जाएगी तो हम स्वाभाविक रूप से आपके सम्राट और क्राउन प्रिंस को आपको वापस कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे, अन्यथा अपनी जान की कीमत पर भी हम आप में से कुछ लोगों को रोक कर रखेंगे। ग्रेट यू किंगडम के बूढ़े नपुंसक ने उग्र लेकिन चिंतित स्वर में कहा। चाय युक्सिन ने अपना हाथ हिलाया। सैनिकों, हमारा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, अब हम सैनिकों को वापस ले सकते हैं। जनरल के आदेश से पूरी सेना को पीछे हटना है। ग्रेट जिया की सेना भव्य और प्रभावशाली तरीके से पीछे हट गई। जब तक वे पूरी तरह से महान जिया साम्राज्य की धरती पर वापस नहीं आ गए तब तक चाय युक्सिन ने महान यू सम्राट और युवराज को रिहा नहीं किया और फिर शांति से चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 5 दिन बाद वे राजधानी शहर ग्रेट जिया में वापस पहुंचे। दरबार में चाय युक्सिन ने जोश से भरी हुई अपनी सैन्य उपलब्धियों की जानकारी दी। महामहिम, मैं रिपोर्ट करता हूं कि हमारे उत्तरी अभियान ने अभूतपूर्व महान विजय हासिल की है। 20,000 से भी कम हताहतों की कीमत पर हमने ग्रेट यू के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। कुल 11 मिलियन टेल सोना, चांदी और जवाहरात, साथ ही साथ भारी मात्रा में अनाज भी जब्त कर लिया है। हमने ग्रेट यू के सम्राट और पूर्वी महल के युवराज को भी पकड़ लिया है। अब हम विजयी होकर लौट आए हैं और मैं महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वे सत्य को पहचानें।
लिन बेइफान ने संतोष से सिर हिलाया। वास्तव में आपने एक शानदार लड़ाई लड़ी है। आपने न केवल हमारे महान जिया की ताकत का प्रदर्शन किया है, बल्कि आप एक विशाल धन भी वापस लाए हैं। मेरा दिल बहुत सुकून देता है। जनरल चायुक्सिन, मेरे आदेश पर ध्यान दें। आपका अधीनस्थ यहाँ है। चायुक्सिन ने जोर से जवाब दिया। मैं आपको फैंगवू के मार्क्विस की उपाधि प्रदान करता हूँ। आपको 10,000 टेल चांदी, बेहतरीन महल की शराब के 10 जार और बढ़िया रेशम और ब्रोकेट के 10 बोल्ट इनाम देता हूँ। इसके बाद उदार पुरस्कारों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। चायुक्सिन ने बड़ी खुशी से कहा, महामहिम, आपकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद। जनरल वांग, अपना खिताब प्राप्त करने के लिए आगे आएं। वांग जिनहाई उत्साह से खड़े हो गए। मैं आपको उत्तरी गैरिसन के तीसरे रैंक के जनरल के रूप में नियुक्त करता हूँ। उत्तरी सीमा की रक्षा करने और हमारे राष्ट्र के द्वारों की रक्षा करने के लिए 300,000 की सेना की कमान संभालता हूँ। इसके अलावा मैं आपको 10,000 टेल चांदी और बेहतरीन महल की शराब के 10 जार देता हूँ। इसके बाद भव्य पुरस्कारों का एक और दौर शुरू हुआ। वांग जिनहाई बहुत खुश हुए, बोले, धन्यवाद महाराज। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, अभी मुझे धन्यवाद देने में जल्दबाजी मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चीज़ है। जैसे ही लिन बेइफान की आवाज़ गिरी, एक छोटे से नपुंसक ने सम्मानपूर्वक एक जेड बॉक्स पेश किया। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपके लिए एक और इनाम है, 9 आंखों वाले सफ़ेद जेड लोड स्पॉट से कमल का बीज। मुझे उम्मीद है कि इसे खाने के बाद आपके मार्शल कौशल में बहुत सुधार होगा और आप ग्रेट जिया की सेवा करना जारी रखेंगे। वांग जिनहाई बहुत खुश हुआ। उसने उत्साह से दोनों हाथों से जेड बॉक्स लिया और फिर घुटनों के बल जमीन पर झुक गया। महाराज का शुक्रिया। आपके सेवक के पास आपकी महान कृपा का बदला चुकाने का कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि वह आपकी महान कृपा के लिए कृतज्ञता में जी जान से काम करे। इसके बाद लिन बेइफान ने सम्मान और पुरस्कार प्रदान करना जारी रखा। जो लोग दरबार में सेवा करते थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से पदोन्नति और महान उपाधियां प्राप्त होती थीं, जिससे उन्हें धन और सम्मान प्राप्त होता था। जो लोग दरबार में सेवा नहीं कर रहे थे, जैसे वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल और खाली हाथ वाले मास्टर, उन्हें पुरस्कार के रूप में अन्य वस्तुएं दी गईं। यहाँ तक कि 400,000 की सेना में भी प्रत्येक व्यक्ति को 2 ताइल चांदी का पुरस्कार दिया जाता था। जिन सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके परिजनों को सांत्वना राशि के रूप में 20 ताइल दिए गए। ये कहा जा सकता है कि इस उत्तरी अभियान से न केवल लिन बेइफान ने धन कमाया, बल्कि अन्य सभी ने भी धन कमाया। इस समय किन्हुई आगे बढ़ी। मैं महामहिम को रिपोर्ट करती हूँ कि गद्दार एनलुशान और शी सिमिंग कल रात आधी रात जेड के समय मर गए। गद्दार एनलुशान को 1000 घावों से मौत के घाट उतारा गया। कुल 19,800 घाव मिले और 23 दिनों तक मौत के मुंह में जाने से पहले उसे तड़पाया गया। गद्दार शी सिमिंग को भी 1000 घाव देकर मौत की सजा दी गई। उसे कुल 6,920 घाव मिले और इसी तरह उसे 23 दिनों तक मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी लाशें वर्तमान में आपके विनम्र सेवक द्वारा आपकी महामहिम की विवेकशीलता के लिए एक बर्फ तहखाने में संरक्षित की जा रही हैं। ये सुनकर सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी अपने दिल में ठंडक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। इन 2 विश्वासघाती बदमाशों में से एक को लगभग 20,000 बार काटा गया, जबकि दूसरे को लगभग 7,000 बार काटा गया और उनकी जिंदगी खत्म होने में 23 दिन लगे। ये भयानक है। वे मन ही मन खुद को चेतावनी देते हैं कि भविष्य में उन्हें कभी भी देशद्रोह का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी गारंटी न हो, अन्यथा निश्चित रूप से इसका कोई अच्छा अंत नहीं होगा। सम्राट लिन बेइफान बहुत प्रसन्न हुए। मंत्री किन, आपने अच्छा किया। देश के साथ विश्वासघात करने वालों को सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। केवल इस तरह से हम दूसरों को रोकने के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं और अधिकारियों को वही गलतियां करने से रोक सकते हैं। महाराज सच कहते हैं। किन्हुई ने तुरंत सहमति जताई। मंत्री किन, अपना इनाम लेने के लिए आगे बढ़ो। तुम्हें दिया गया काम पूरी तरह से पूरा करने के लिए मैं अब तुम्हें एक रैंक से पदोन्नत करता हूं और तुम्हें 1000 टेल चांदी का इनाम देता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना प्रयास जारी रखोगे और मेरी चिंताओं को दूर करोगे। किन्हुई बहुत खुश हुई। महाराज, इनाम के लिए धन्यवाद। मैं उनकी लाशें नहीं देखूंगा, तुम खुद ही संभाल लो। हाँ महाराज। किन्हुई ने आदेश स्वीकार कर लिया। अब मेरे महान जिया ने 10 लाख विद्रोहियों को हराया है और ग्रेट यू को भी जीत लिया है। हमारी राष्ट्रीय शक्ति शक्तिशाली है और हमारा प्रभाव सभी दिशाओं को हिला देता है। हालांकि इन लगातार लड़ाइयों के बाद हमारी सैन्य शक्ति को नुकसान हुआ है। इसे फिर से भरने का समय आ गया है। युद्ध मंत्रालय का काओ काओ कहाँ है? आपका विनम्र सेवक यहाँ है। काओ काओ खड़ा हो गया। लिन बेइफान ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं आपको हमारे महान जिया की सेनाओं को फिर से भरने के लिए 300,000 सैनिकों की भर्ती करने का आदेश देता हूँ। काओ काओ बहुत खुश था। इतने लंबे समय तक युद्ध मंत्रालय में रहने के बाद उसे आखिरकार एक महत्वपूर्ण कार्य मिला था। आत्मविश्वास से भरा हुआ उसने कहा, निश्चिंत रहें महाराज, आपका सेवक निश्चित रूप से कार्य को पूर्णता से पूरा करेगा। अच्छा, मुझे आप पर भरोसा है कि आप मामले को संभाल लेंगे। इसके बाद लिन बेइफान ने कुछ और कार्यों की व्यवस्था की और फिर बैठक स्थगित करने की घोषणा की। तारांकन 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 लॉस्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रायोजित अध्याय 18/36।
हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 112.2 जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C112.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 112.2 इस समय शाही परीक्षा का माहौल धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा था और राजधानी शहर में विद्वानों के कई अपरिचित चेहरे दिखाई देने लगे थे। वे इस शाही परीक्षा में अपना नाम बनाने की आशा में दुनिया भर से आए थे। राजधानी शहर के विभिन्न शराबखानों में उनकी आकृतियां जीवंत चर्चाओं में व्यस्त पाई जा सकती थीं। ग्रेट ज़िया शाही परीक्षा आयोजित कर रहा है। मैंने सुना है कि वे इस बार 6 मंत्रालयों और 9 उच्च कार्यालयों साथ ही स्थानीय सरकारी कार्यालयों में पदों को भरने के लिए 300 लोगों की भर्ती करने की योजना बना रहे हैं। यह एक बड़ी संख्या है। हम विद्वानों के लिए वास्तव में बहुत अच्छी खबर है। वाकई इतने सारे आधिकारिक पदों के साथ पास होने की संभावना अधिक है। मैं पहले ही 3 बार परीक्षा में असफल हो चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं सफल हो जाऊंगा। हालांकि प्रतियोगी कम हैं, लेकिन मैंने सुना है कि महामहिम हमेशा अपरंपरागत तरीके से काम करते हैं। पिछले साल जब महामहिम प्रतिभाओं की भर्ती कर रहे थे तो उन्होंने जो सवाल पूछे वे इतने विचित्र और विविध थे कि मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैरान रह गए। इसलिए मैं इस बात को लेकर अनिश्चित हूं कि यह शाही परीक्षा कितनी आसानी से होगी। मैंने भी इसके बारे में सुना है। मैं बस आशा करता हूं कि कोई दुर्घटना न हो। रेस्तरां के एक निजी कमरे में कुछ युवक चाय पी रहे थे और चर्चा कर रहे थे। वे बढ़िया कपड़े पहने हुए थे और उनका व्यवहार असाधारण था। बाहर विद्वानों को बड़ी वाक्पटुता से बोलते हुए सुनकर उनकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिख रही थी। क्या ये सोचना कि वे भी शाही परीक्षा पास करने की इच्छा रखते हैं, ये पूरी तरह से एक इच्छाधारी सोच है। बिल्कुल, हमारा कुलीन परिवार अंततः इस शाही परीक्षा में हावी रहेगा। बाकी लोगों को टुकड़ों से संतुष्ट रहने दो। निम्न वर्ग तो बस निम्न वर्ग ही है। उन्हें कभी भी अपनी श्रेणी से ऊपर उठने का सपना नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बाहर के उन घटिया लोगों के स्तर तक गिरने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें से एक युवक जो नेता लग रहा था ने अपना पंखा झटका और हंसते हुए कहा, हमारे सच्चे प्रतिद्वंद्वी हमेशा दूसरे कुलीन परिवारों के वंशज रहे हैं। वैसे अब तक कितने कुलीन परिवारों ने प्रतिनिधि भेजे हैं? युवा मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, अब तक डिंग, कियान, सुन, जो 22 महान परिवारों के प्रतिनिधि भाग लेने के लिए आ चुके हैं। युवक ने सोच विचार कर अपना सिर झुकाया। लगता है लियू, झाओ और जू परिवारों ने किसी को नहीं भेजा है। बाकी लोग जोर से हंसने लगे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन वे आने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने ग्रेट ज़िया को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। अगर वे आए तो वे शायद वापस नहीं जा पाएंगे। उन्हें लगा कि ग्रेट ज़िया को धमकाना आसान है, लेकिन हर बार जब वे आगे बढ़ते थे तो उनके दांत टूट जाते थे और कई इनेटिस खो जाते थे। अब वे कुलीन परिवारों के लिए हंसी का पात्र बन गए हैं। चलो उनके बारे में बात नहीं करते। किसने सोचा होगा कि ग्रेट ज़िया इतना भयंकर था? सिर्फ 1 साल में वे एक छोटे से राज्य से एक महान राज्य में विकसित हो गए हैं जो हर जगह आतंक मचाता है, भयानक क्षमता दिखाता है। उन्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, लियू, झाओ और जू परिवार, युवा स्वामी ने तिरस्कार के साथ कहा। यह केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी सीमाएं लंघ दी, अपनी क्षमता से अधिक काटने की चाहत में, और इसी कारण उन्हें यह दंड मिला। कुलीन परिवारों के रूप में उन्हें अपनी विरासत को प्राथमिकता देनी चाहिए और छाया में विकसित होना ही सही है। ठीक वैसे ही जैसे हम आज हैं। सरकारी उपाधियां प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से परीक्षाएं पास करना, फिर नौकरशाही में प्रवेश करना, धीरे धीरे महान शक्ति पर कब्जा करना। कुछ दशकों में क्या यह महान ज़िया धीरे धीरे हमारा नहीं हो जाएगा? युवा स्वामी सच कहते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। इस समय युवा गुरु पंखा जलते हुए अपने पास खड़े एक व्यक्ति की ओर मुड़े और पूछा, वैसे जब मैंने तुम्हें संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री ली लिनफू से मिलने भेजा था तो कैसा रहा? युवा स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, मैं उदार उपहारों के साथ गया, लेकिन वह अविचलित रहा और उसने मुझे बाहर निकाल दिया। युवा स्वामी, ये रास्ता व्यवहार्य नहीं हो सकता है। शायद हमें एक विकल्प पर विचार करना चाहिए। नहीं, हमें जारी रखना होगा। युवा मास्टर ने ठंडी मुस्कान के साथ गर्व से घोषणा करते हुए कहा कि ली लिनफू एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मीठी मीठी बातें हैं, लेकिन उसका दिल बिच्छू जैसा है जो ऊपर वालों की चापलूसी करता है और नीचे वालों को धोखा देता है। वह इसलिए अविचलित था क्योंकि हमारा प्रस्ताव पर्याप्त नहीं था। इसलिए मेरे लिए उपहार भेजना जारी रखो, उदार उपहार, महत्वपूर्ण उपहार। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हम उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकते। जैसी आपकी आज्ञा, युवा स्वामी। इसके बाद ली के निवास पर भेजने के लिए एक और बड़ा उपहार तैयार किया गया। इस बीच कई लोग ली लिनफू से मिलने के लिए उपहार तैयार कर रहे थे। हालांकि वह घर पर नहीं थे क्योंकि वह शाही महल में लिन बेइफान को रिपोर्ट कर रहे थे। महामहिम को सूचित करें कि शाही परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वालों की संख्या 1242 तक पहुंच गई है।
इस शाही परीक्षा की जल्दबाजी में की गई तैयारी के कारण पंजीकरण कराने वालों की संख्या उम्मीदों के मुताबिक नहीं थी, इसलिए आपके विनम्र सेवक ने कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे विद्वान की उपाधि वाले लोगों को भी पंजीकरण करने की अनुमति मिल गई है। केवल इस तरह से हम अच्छे लोगों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर सकते हैं और उपयुक्त प्रतिभाओं को चुन सकते हैं। लिन बेईफान ने संतोष में सिर हिलाया। अच्छा, कभी कभी अच्छी तरह से पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा काम कर सकता है। इसलिए कुछ शर्तों को शिथिल करना और अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देश की सेवा करने की अनुमति देना उचित है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, आप सच कह रहे हैं, आपके विनम्र सेवक के मन में यही बात थी। ली लिनफू ने सिर झुकाया। लिन बेईफान ने मेज पर थपथपाते हुए पूछा, मंत्री ली, मैंने सुना है कि हाल ही में कई लोग आपके निवास पर आए हैं। ली लिनफू के माथे पर पसीने की बूंद उभर आई। महाराज, ये वास्तव में ऐसा ही है। लिन बेईफान मुस्कुराए। मैंने भी सुना है कि उन्होंने काफ़ी उपहार तैयार किए हैं। ली लिनफू के माथे पर पसीने की एक और बूंद उभर आई। हाँ हाँ महाराज। लिन बेईफान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया। क्या वे चाहते हैं कि आप उन्हें परीक्षा के प्रश्न लीक कर दें? ली लिनफू जोर से घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं महाराज को रिपोर्ट करता हूँ, ये सच है। हालांकि यह विनम्र सेवक शाही परीक्षा के महत्व से अवगत है और महाराज की कृपा को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने परीक्षा के प्रश्न लीक नहीं किए हैं। कृपया महाराज, सच्चाई को पहचानें। वह सच कह रहा था। अनुष्ठान मंत्रालय में अधिकारी के रूप में आने के बाद यह उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। शाही परीक्षा का महत्व हर कोई जानता है। यदि इसका प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाए तो इससे पदोन्नति और कुलीनता प्राप्त हो सकती है, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाए तो न केवल पद गंवाना पड़ सकता है, बल्कि सिर भी गंवाना पड़ सकता है। वह निश्चित रूप से अपने भविष्य और जीवन के बारे में मजाक नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने दूसरों की सभी मीठी गोलियों को सख्ती से अस्वीकार कर दिया। जहां तक परीक्षा के प्रश्नों का प्रश्न है तो वह एक भी शब्द लीक नहीं करेगा। मंत्री ली, निश्चिंत रहें, मुझे आप पर भरोसा है। हालांकि आप कुछ छोटी मोटी बातें बता सकते हैं और मैं इसके लिए आपको माफ करूंगा। ली लिनफू हैरान था। महाराज, आपका क्या मतलब है? मेरा इरादा यह है कि चूंकि उन्होंने पैसा भेज दिया है तो क्यों न इसे ले लिया जाए। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग उदारतापूर्वक उपहार देने में सक्षम हैं वे मूल रूप से कुलीन परिवारों से हैं, और मैं एक के लिए कुलीन परिवारों को कभी पसंद नहीं करता। तो आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। ली लिनफू को पसीना आ गया। सम्राट कुलीन परिवारों के लिए जाल बिछाने की योजना बना रहा था। महाराज, क्या ये सचमुच ठीक है? ली लिनफू ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, आपके विनम्र सेवक के ज्ञान के अनुसार कुलीन परिवारों के 200 से अधिक वंशज पहले से ही शाही परीक्षा में भाग लेने के लिए साइन अप कर चुके हैं, जिसमें 20 से अधिक कुलीन परिवार शामिल हैं। अगर हम उन सभी को नाराज करते हैं। लिन बेईफान ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। तो क्या हुआ अगर हम उन्हें नाराज कर दें? डरने की क्या बात है? क्या आपको लगता है कि वे महल में घुसकर मुझे मारने की हिम्मत करेंगे? ली लिनफू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वास्तव में वे हिम्मत नहीं करेंगे। भले ही उनके पास 100 गुना साहस हो, वे हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन वे तुम्हें मारने की हिम्मत तो नहीं कर सकते, पर वे मुझे मारने की हिम्मत तो करेंगे। एक क्रोधित कुलीन परिवार सचमुच भयानक है। 100 प्राण देकर भी कोई उनके क्रोध का सामना नहीं कर सकता। मंत्री जी, मैं यह मामला आपको सौंपता हूँ। आपको पूरी ताकत लगानी होगी, उनका पैसा हड़पने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। लिन बेईफान ने ली लिनफू के कंधे को थपथपाया और उसे प्रोत्साहित किया। यदि यह मामला अच्छी तरह से संभाला गया तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। ली लिनफू ने झिझकते हुए कहा, महाराज, क्या हम इस पर आगे चर्चा करें? लिन बेईफान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। मंत्री ली, ऐसा लगता है कि आप मेरी चिंताओं को कम नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे आपके लिए एक अलग पद खोजने पर विचार करना चाहिए। ली लिनफू का चेहरा एकदम से बदल गया। महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपका सबसे वफादार सेवक हूं, जो बिना किसी हिचकिचाहट के आपके आदेश पर किसी भी खतरे या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूं। लिन बेईफान बेहद खुश थे। बहुत बढ़िया। हमारे महान जिया को समाज के आपके जैसे वफादार और समर्पित स्तंभों की जरूरत है। हालांकि महाराज, यह मामला कुछ खतरनाक है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन विनम्र सेवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी को नियुक्त करें। लिन बेईफान ने जोर से आश्वासन दिया। मंत्री, जब आप मेरी सेवा कर रहे हैं तो मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? जब तक आप ग्रेट जिया की सीमाओं के भीतर हैं, मैं आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सकता हूं। आगे बढ़ो और विश्वास के साथ करो। धन्यवाद महाराज, आपके शब्दों से आपका सेवक निश्चिंत हो सकता है। ली लिनफू ने सिर झुकाया। तारांकन 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 लॉस्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रायोजित अध्याय 19/36। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 113.1।
जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 113.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 113.1। शाही महल से निकलते समय आकाश पहले ही अंधेरा हो चुका था और ली लिनफू ने भोजन और आराम के लिए घर लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह घर लौटा, बटलर ने बताया, मास्टर, बाहर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। ये वह विजिटिंग कार्ड है जो उसने आपके लिए दिया है। ली लिनफू ने इसे खोला और उसकी बाहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं। यह एक कुलीन परिवार से था जिसका उपनाम ली था। इससे पहले वे एक बार वहां गए थे और अपने साथ 20,000 टेल का भारी उपहार लेकर आए थे, ताकि उनसे आगामी शाही परीक्षा के प्रश्नों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। हालांकि उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था और उन्हें बाहर भी निकाल दिया था। अप्रत्याशित रूप से चोरों की तरह लगातार वे फिर आ गए थे। लिन बेईफान के शब्दों को याद करते हुए ली लिनफू ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, उन्हें अंदर आने दो। हाँ मेरे महाराज। बटलर पीछे हट गया। लगभग आधा कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद एक मोटे से मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बक्से ले जाने वाले 2 नौकरों के साथ मुस्कुराते हुए प्रवेश करता है और झुककर प्रणाम करता है। विनम्र नागरिक ली फुरेन ने संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री माननीय ली लिनफू को अपना सम्मान दिया। ली लिनफू ने अधिकारपूर्वक सिर हिलाया। मैं सरकारी कामों में व्यस्त हूं और मेरे पास बातचीत के लिए समय नहीं है। सीधे बोलो और मुद्दे पर आओ। जी महाराज। ली फुरेन ने बक्से ले जाने वाले दोनों नौकरों को हटा दिया, फिर सावधानी से कमरे के चारों ओर देखा और अंत में ली लिनफू के बगल में बटलर की ओर देखा। एक पल के लिए हिचकिचाया। ली लिनफू ने हाथ हिलाकर कहा, अब यहाँ कोई बाहरी नहीं है, इसलिए अपनी बात कहो। बहुत अच्छा, तो मैं साफ साफ बोलूंगा। ली फुरेन 3 कदम आगे बढ़े और फुसफुसाए, सर, मैंने सुना है कि इस बार ग्रेड्स या शाही परीक्षा आपकी निगरानी में है। शाही परीक्षा का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हालांकि कानून मानवीय भावनाओं से रहित नहीं है। हम परीक्षार्थी दूर दूर से यात्रा करके आए हैं, जो आसान नहीं था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमारी कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं और कुछ समायोजन करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये कहते हुए उसने संदूक खोला और उसमें से खजाना निकाल लिया। सर ली, यह एक स्वर्ण अर्हत है जिसे शुद्ध सोने से बनाया गया है। एक कुशल कलाकार द्वारा बनाई गई यह मूर्ति जीवंत है और इसमें बहुत ही सुंदर विवरण है, जिसकी कीमत 3,500 टेल चांदी है। सर ली, ये 10 ड्रैगन की आंख के मोती हैं जो केवल गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। प्रत्येक मोती ड्रैगन की आंख जितना बड़ा है और प्रत्येक की कीमत 300 टेल चांदी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सर ली, यह मास्टर पेंटर तांग्यान की एक मौलिक कृति है। इस पेंटिंग का नाम टाइगर डिसेंडिंग द माउंटेन है और यह मास्टर तांग्यान के बाद के वर्षों के गौरवशाली कार्यों में से एक है, जिसकी वर्तमान कीमत 5,000 टेल चांदी है। सर ली, ये किंग ग्रे इंकस्टोन है। इस पर स्याही का आधार न केवल महीन है बल्कि स्थायी भी है, जो स्याही को फीका पड़ने से रोकता है ताकि इसे हमेशा के लिए संरक्षित किया जा सके। यह इंकस्टोन वर्तमान बाजार में अमूल्य है। सर ली, ये है। एक के बाद एक दूसरे पक्ष द्वारा बहुमूल्य खजाने बाहर निकाले गए। ली लिनफू का दिल सदमे और उत्साह से धड़कने लगा। ली परिवार ने वास्तव में उसे रिश्वत देने के लिए सब कुछ किया था। यदि उसे मृत्यु का भय और सत्ता का लोभ न होता तो शायद वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। ये सभी खजाने कुल मिलाकर लगभग 30,000 टन चांदी के हैं। मास्टर ली, ये सिर्फ एक बधाई उपहार है। मामला सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद अधिक उदार उपहार आएंगे। ली फुरेन ने मुस्कुराते हुए ली लिनफू की ओर सभी वस्तुओं को धकेल दिया। ओह माय, आप सभी आधिकारिक नियुक्तियों और सम्मानों के लिए वास्तव में बहुत कुछ कर रहे हैं। ली लिनफू ने कहा, और यह स्पष्ट नहीं था कि वह व्यंग्य कर रहा था या प्रशंसा कर रहा था। इसलिए को उम्मीद है कि भगवान ली हमारी ईमानदारी को समझेंगे। ली फुरेन ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा, सच कहूं तो सिर्फ इन भेंटों से ही तुम मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रहे हो। ली लिनफू ने सोने की अर्हत मूर्ति उठाई। वह काफी परेशान दिख रहा था। ली फुरेन उलझन में थे। भगवान ली, आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? ली लिनफू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इतनी कम रकम के लिए अपनी गर्दन जोखिम में डालूंगा? वापस जाओ और अपने पीछे वाले व्यक्ति से कहो कि अगर तुम सम्मान सूची में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। मेहमान को बाहर निकालो। और इस प्रकार ली फुरेन को एक बार फिर दरवाजे से बाहर भेज दिया गया। जब वह वापस लौटा तो चिंतित युवा स्वामी ने तुरंत पूछा, क्या स्थिति है? क्या? ली लिनफू ने सहमति में सिर हिलाया। ली फुरेन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, युवा मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए। ली लिनफू सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से मना भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सम्मान सूची में सूचीबद्ध होना चाहता है तो उसे भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है और वह अभी भी सोचता है कि यह पर्याप्त नहीं है। वह तृप्त है। ये स्पष्ट है कि उसकी नज़र केवल पैसे पर है। बाकी सभी लोग क्रोधित हो रहे थे, लेकिन युवा स्वामी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसके लालच का डर नहीं है, मुझे डर है कि वह लालची न हो। जब तक वह हमारी दी हुई चीज़ों को निगलता रहेगा, जल्दी या बाद में उसे ब्याज सहित सब कुछ थूकना ही पड़ेगा।
एक और उदार उपहार तैयार करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए उन्होंने भेंट देने के लिए एक और उदार उपहार तैयार किया। इस बार उपहारों का कुल मूल्य 50,000 टन चांदी तक पहुंच गया। इस बार ली लिनफू ने मना नहीं किया, उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया और फिर एक शब्द बोला, लोग। युवा रईस ने अपने हाथ में अक्षर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि इस शाही परीक्षा का मुख्य विषय लोगों से संबंधित है, जो उस मूर्ख सम्राट के इरादों के अनुरूप है। जब से उसने पदभार संभाला है, हालांकि उसने कई मूर्खतापूर्ण काम किए हैं, उसका ध्यान हमेशा लोगों पर रहा है। वह अपने विषयों को दरिद्र देखने के बजाय राष्ट्रीय खजाने को खाली देखना पसंद करेगा। वास्तव में अपनी खुद की संपत्ति को उन आम लोगों के लिए छोड़ देना जिनका उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने ऐसा बेकार काम कभी नहीं देखा। अगर उसके पास प्रचुर संसाधन और मजबूत नींव न होती तो ग्रेट ज़िया बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। किसी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बर्बादी है। अगर मैं होता तो मैं उन आम लोगों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। आखिरकार वे फसलों की तरह हैं जिन्हें बार बार काटा जा सकता है, वे बहुत हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने मरते हैं। सम्राट होने के नाते किसी को नर्म दिल नहीं होना चाहिए। केवल इस एक चरित्र के बारे में जानकारी बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है। युवा रईस ने ऊंची आवाज में कहा, अधिक उदार उपहार तैयार करें, हमें अधिक सटीक जानकारी की आवश्यकता है। हाँ, युवा स्वामी। लीफुरन ने सिर झुकाया और पीछे हट गया। फिर लीफुरन फिर से ली लिनफू से मिलने गया। इस बार उसके पास 50,000 ताइल सोना, चांदी और जवाहरात थे। जब वह वापस लौटा तो उसने दूसरा चरित्र धारण कर लिया था। धन। लोग धनवान हैं, लोगों को समृद्ध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मूर्ख सम्राट वास्तव में लोगों के हितों को ध्यान में रखता है। युवा रईस हंसा, इन दो पात्रों के साथ हम जानते हैं कि हमें अपने प्रयासों को किस क्षेत्र में केंद्रित करना है। हालांकि एक और उदार उपहार तैयार करें, देखते हैं कि क्या हम परीक्षा के प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। इस बार ली फूरेन सीधे 100,000 टैल चांदी के बैंक नोट लेकर चले गए। इस बार वे अंततः ली लिनफू का मुंह खोलने में कामयाब रहे और परीक्षा के प्रश्न की सटीक सामग्री प्राप्त कर ली। हालांकि उन्हें एक क्रूर सच्चाई भी पता चली। पता चला कि शाही परीक्षा में 3 प्रश्न थे, प्रत्येक दिन के लिए एक, और वे अब तक उनमें से केवल एक ही हल कर पाए थे। युवा कुलीन व्यक्ति कुछ हद तक नाखुश था, क्योंकि उसे सिर्फ एक प्रश्न के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। ये वास्तव में ऐसी स्थिति थी जहां सूचना इतनी महत्वहीन थी कि उपयोगी नहीं थी, तथा इतनी मूल्यवान थी कि उसे त्यागना संभव नहीं था। युवा स्वामी, क्या हम आगे बढ़ें? किसी ने पूछा। युवा रईस ने अपने दांत पीसते हुए कहा, बेशक हम जारी रखेंगे। हमने बड़ी मुश्किल से उसका मुंह खोला है, इसलिए हमें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और एक ही झटके में सब कुछ जीत लेना चाहिए। मेरे लिए उदार उपहार तैयार करें और आइए हम बाकी 2 सवालों पर अपना हाथ डालें। इस बार उन्होंने 300,000 टैल तैयार किए और ली लिनफू से मिलने गए। अंततः उन्होंने उससे 2 और परीक्षा प्रश्नों की विषय वस्तु प्राप्त की। इससे उन्हें शाही परीक्षा के बारे में और भी अधिक विश्वास हो गया। वह नहीं जानता कि उसे शीर्ष 3 में शामिल किया जा सकता है या नहीं, लेकिन शीर्ष 10 में शामिल होना उसके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। हालांकि इस शाही परीक्षा के लिए कुल 500,000 ताइल खर्च करने के विचार से उनके दिल में बहुत पीड़ा हुई। वह ली बहुत लालची है, उसके साथ बाद में हिसाब बराबर कर लेंगे। शाही परीक्षा में भाग लेने के लिए हमारे परिवारों से कुछ और वंशजों को बुलाओ। हमने बहुत ज्यादा निवेश किया है, हमें ब्याज सहित अपनी लागत वसूल करनी होगी। जी महाराज। इस बीच अन्य कुलीन परिवारों के वंशज भी ली लिनफू को रिश्वत देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ताकि उससे परीक्षा के प्रश्न प्राप्त कर सकें। 2 सप्ताह जल्दी ही बीत गए और लगभग हर कुलीन परिवार ली लिनफू के निवास पर आने लगा, जिससे वह बहुत धनवान हो गया। हालांकि जब उसने सोने, चांदी और जवाहरात को देखा तो उसे लगा जैसे वे मौत के वारंट थे और उसे उनकी कोई इच्छा नहीं थी। वह इन खजानों को रात भर सम्राट से मिलने के लिए महल में ले गया। महाराज, ये सोना, चांदी और जवाहरात कुलीन परिवारों के वंशजों की रिश्वत हैं। कुल कीमत 13.5 मिलियन टैल तक पहुंचती है। इस विनम्र सेवक ने इसमें से कुछ भी रखने की हिम्मत नहीं की और इसे महाराज को अर्पित कर दिया। कृपया सच्चाई को पहचानें। लिन बेईफान ने सोने, चांदी और जवाहरात से भरी कई घोड़ागाड़ियों को देखा और अपनी जीभ को अस्वीकृति में चटकाया। ये कुलीन परिवार वास्तव में बहुत अमीर हैं। एक चतुर रणनीति के साथ मैं उनसे इतना पैसा निकालने में सक्षम था। मंत्री ली, आपने अच्छा किया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये सब आपकी महामहिम की उपलब्धियां हैं। यह विनम्र सेवक किसी भी श्रेय का दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ली लिनफू ने विनम्रता से कहा। लिन बेईफान ने गाड़ी से सोने, चांदी और जवाहरात से भरा एक संदूक निकाला और ली लिनफू को सौंपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, यह मेरी तरफ से आपके लिए एक इनाम है। इसके अलावा शाही परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं आपकी स्थिति को और भी ऊंचा कर दूंगा। ली लिनफू बहुत खुश था। वह पहले से ही संस्कार मंत्रालय का उपमंत्री था और पदोन्नति उसे संस्कार मंत्रालय का मंत्री बना देगी। इससे ये सिद्ध हो गया कि उन्होंने वास्तव में महामहिम की इच्छा के अनुरूप ही कार्य किया था। ली लिनफू ने जोर से कहा, महामहिम की महान दया के लिए धन्यवाद। आपका सेवक निश्चित रूप से पूरी मेहनत से बिना रुके मृत्यु तक काम करेगा।
तारांकन 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 लॉस्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रायोजित अध्याय 20/36। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 113.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 113.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 113.2। 3 दिन बाद अंततः ग्रेटजिया की पहली शाही जांच शुरू हुई। दूर दूर से आए अनगिनत विद्वान अधिकारियों की कड़ी निगरानी में आधिकारिक रैंक के लिए प्रतिस्पर्धा करने और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए परीक्षा हॉल में प्रवेश करते थे। विशेषकर कुलीन परिवारों के वंशज जिन्होंने गुप्त रूप से परीक्षा के प्रश्नपत्र प्राप्त कर लिए थे और पूरी तैयारी कर ली थी, आत्मविश्वास से भरे हुए थे तथा शहर की चाबी अपने दिल में दबाए हुए थे। इस शाही परीक्षा पर निश्चित रूप से हमारा एकाधिकार होगा। एक बार जब हमें दरबार में सेवा करने का अवसर मिल जाता है तो हम अपने कुलीन परिवारों का लाभ उठाकर उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं, उच्च अधिकारियों के पद तक पहुंच सकते हैं और धीरे धीरे मूर्ख सम्राट को कमजोर करके महान शक्ति हासिल कर सकते हैं। महान जिया अंततः हमारे महान परिवारों के हाथों में आ जाएगा। तभी दूर से एक तीखी आवाज आई, महाराज आ गए हैं। आप जल्दी से उन्हें प्रणाम करके घुटने क्यों नहीं टेक रहे हैं? परीक्षार्थियों ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि लिन बेईफान भीड़ के समर्थन से धीरे धीरे उनकी ओर आ रहे थे। महाराज को नमस्कार, सम्राट अमर रहें। सभी ने घुटने टेककर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लिन बेईफान ने उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मुस्कुराते हुए कहा, दूर से यात्रा करके आए विद्वानों, कृपया उठो। शाही परीक्षा देने और ग्रेटजिया की सेवा करने के लिए ग्रेटजिया में आने की आपकी इच्छा मुझे बहुत प्रसन्न करती है। मुझे उम्मीद है कि आप में से प्रत्येक इस शाही परीक्षा में अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद महामहिम, भीड़ ने एक स्वर में उत्तर दिया। मंत्री ली, क्या शाही जांच शुरू करने के लिए सब कुछ तैयार है? लिन बेईफान ने ली लिनफू से पूछा। महामहिम को सूचित करते हुए सभी परीक्षार्थी अब प्रवेश कर चुके हैं और आधे घंटे में आधिकारिक तौर पर परीक्षा शुरू हो जाएगी। अभी हम उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रश्नपत्र वितरित करने की तैयारी कर रहे हैं। ली लिनफू ने उत्तर दिया। अच्छा, मैं ठीक समय पर पहुंच गया हूं। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे परीक्षा के प्रश्नों के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन विचार करने पर मुझे उनमें कुछ समस्याएं मिलीं। इसलिए मैं विषय बदलना चाहूँगा। महाराज, आप दुनिया के सम्राट हैं और आपका वचन शाही आदेश है। आप अपनी इच्छानुसार विषय बदल सकते हैं। हालांकि महाराज, आपके मन में आगे किस तरह का विषय है? ली लिनफू ने कहा। लिन बेईफान ने अपना गला साफ किया और जोर से घोषणा की, सभी परीक्षार्थियों ध्यान से सुनो। शाही परीक्षा के लिए अगला विषय मैं व्यक्तिगत रूप से निर्धारित करूंगा। हमारा विषय है राष्ट्र और उसके लोगों को मजबूत बनाना। इस विषय के अनुसार उत्तर दें। हाँ महाराज, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। हालांकि कुलीन परिवारों के सभी वंशज आश्चर्यचकित थे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस मूर्ख सम्राट ने वास्तव में परीक्षा का विषय ही बदल दिया, और यह उस विषय से पूरी तरह भिन्न था जिसके बारे में उन्हें मूल रूप से जानकारी दी गई थी। क्या इसका मतलब यह है कि उनके सभी प्रारंभिक प्रयास व्यर्थ थे? क्या वे लाखों टन चांदी बर्बाद हो जाएगी? इस समय लिन बेईफान ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, परीक्षा के पेपर बांटने का समय हो गया है। समय पूरा हो जाने पर औपचारिक रूप से उत्तर देना शुरू करें। हाँ महाराज। इसके बाद परीक्षा के प्रश्नपत्र वितरित किए गए। जैसे ही घंटी बजी, शाही परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। यद्यपि ये कुलीन परिवार के वंशज लिन बेईफान द्वारा अचंभित थे, लेकिन वे सभी व्यापक ज्ञान वाले विद्वान थे, इसलिए वे घबराए नहीं और गंभीरता से सवालों का जवाब देने लगे। शाही परीक्षा के दूसरे दिन लिन बेईफान एक बार फिर आया और उसने पहले से अलग प्रश्न पूछा। तीसरे दिन भी वही बात घटित हुई। परिणामस्वरूप सभी मूल परीक्षा प्रश्न अप्रचलित हो गए और किसी भी उपयोग के नहीं रहे। कुलीन परिवारों के बच्चों के दिलों में कितनी कड़वाहट थी। उन्होंने इतने लंबे समय तक तैयारी की, परंतु सब व्यर्थ गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने जो धन खर्च किया था वह अनुचित था, क्योंकि उसका कोई उपयोग ही नहीं किया गया था। इसलिए शाही परीक्षा समाप्त होने के बाद इन कुलीन परिवारों के वंशजों ने तुरंत न्याय पाने के लिए ली लिनफू को खोजने के लिए लोगों को भेजा। सबसे पहले ली फुरेन ने दस्तक दी। ली लिनफू ने हाथ फैलाकर अपनी बेबसी जाहिर की। यह अधिकारी आपकी परेशानी को समझता है, लेकिन महामहिम ने आखिरी समय में सवाल बदल दिए। मैं क्या कर सकता था? निश्चित रूप से मैं सम्राट की अवहेलना नहीं कर सकता, है न? ली फुरेन ने अपना हाथ बढ़ाया। चूंकि आप मदद करने में सक्षम नहीं थे, तो क्या आपको पैसे वापस नहीं करने चाहिए? ली लिनफू ने पलकें झपकाईं। कौन से पैसे लौटाओगे? मैंने तुमसे कब पैसे लिए हैं? ली फुरेन इतने क्रोधित हुए कि उनका मुंह टेढ़ा हो गया। मंत्री ली, आपने हमारे पैसे का गबन किया और अब आप इसे इनकार करने का साहस भी कर रहे हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली लिनफू का चेहरा बदल गया। किसी अच्छे इंसान की निंदा मत करो।
मैंने अपना जीवन ईमानदारी से जिया है, मैंने कब तुम्हारा पैसा लिया है? बेहतर होगा कि तुम तुरंत माफ़ी मांग लो या सावधान रहो, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ। उनका भाषण भावपूर्ण वाक्पटुता का प्रतीक था। वह बहुत ही धार्मिक क्रोध के साथ बोल रहा था। चूंकि उसने सारा पैसा महामहिम को भेज दिया था, इसलिए वह जब्त कर लिया गया। वह सचमुच भ्रष्ट नहीं था, उसने एक भी पैसा गबन नहीं किया। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक उसका आत्मविश्वास बढ़ता। ली फूरेन इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और अंत में वह गुस्से में ही वहां से चला गया। मास्टर ली, बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान रखें। कोई विदाई नहीं। वापस लौटने के बाद ली फूरेन ने तुरंत युवा मास्टर को मामले की सूचना दी। युवा स्वामी का चेहरा काला पड़ गया। क्या ली लिनफू ने सचमुच ऐसा कहा था? उसने एक पैसा भी वापस करने से इनकार कर दिया। हाँ युवा स्वामी, आपको पता नहीं कि उस समय वह कितना घमंडी था। ली फूरेन ने शिकायत भरी नज़र से कहा, उसने हमारे बहुत सारे पैसे गबन कर लिए और इस बात से पूरी तरह इनकार करता है। इसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। युवा मालिक ने मेज पटक दी और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, चूंकि वह कर्ज लेने से इनकार कर रहा है, तो चलो उसे कुछ लाल रंग दिखाते हैं। इसके बाद अन्य कुलीन परिवारों ने भी अपने लोगों को भेजा, लेकिन उनमें से किसी का भी अंत अच्छा नहीं हुआ। इसलिए हर कोई गुप्त रूप से ली लिनफू को एक गहरा सबक सिखाने की योजना बना रहा था। 2 दिन बाद जब लिन बेईफान खदानों का निरीक्षण करने के लिए बाहर आया, तो एक विद्वान लिन बेईफान की गाड़ी के सामने रुक गया। महाराज, मैं एक याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे न्याय प्रदान करें। याचिका? आप किस बारे में याचिका कर रहे हैं? लिन बेईफान ने गंभीर भाव से पूछा। विद्वान ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया, महाराज को रिपोर्ट करें, मैं संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री ली लिनफू पर आरोप लगाना चाहता हूं। उन्होंने हाल ही में शाही परीक्षा के दौरान भ्रष्टाचार किया है और परीक्षा के प्रश्न लीक किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक अनुचित परीक्षा हुई है। कृपया महामहिम इस मामले की जांच करें। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। हर कोई जानता है कि शाही परीक्षा राष्ट्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर कोई शाही परीक्षा के दौरान भाई भतीजावाद या धोखाधड़ी में शामिल होने की हिम्मत करता है, तो उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। कम से कम उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। सबसे बुरी बात यह होगी कि उसका पूरा परिवार प्रभावित होगा। चाहे आप कितने भी भाग्यशाली हों या आपने कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ली हों, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जो विद्वान इस मामले से अवगत थे वे तुरंत एकत्रित हो गए। कुलीन परिवारों की संतानें चुपके से ये दृश्य देख रही थीं, उनके चेहरों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर रही थी। ली लिनफू, देखते हैं अब आप इससे कैसे निपटेंगे। ये हमारे पैसे के प्रति आपके लालच का परिणाम है। लिन बेईफान, शांत रहे। आप दावा करते हैं कि मेरे मंत्री ली ने परीक्षा के प्रश्न लीक किए हैं और पक्षपात और धोखाधड़ी में लिप्त हैं। अगर यह वास्तव में सच है, तो मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें कड़ी सजा दूंगा और सभी उम्मीदवारों को न्याय बहाल करूंगा। हालांकि उससे पहले, क्या आप झूठी शाही याचिका प्रस्तुत करने की सजा के बारे में जानते हैं? विद्वान का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे पता है। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। लिन बेईफान ने हाथ हिलाकर कहा, गार्ड्स, उसे 30 जोरदार वार दो। अगर वह बच गया तो मैं ली लिनफू के पक्षपात और धोखाधड़ी के मामले की जांच करूंगा। हाँ महाराज। तुरंत ही 3 आदमी आगे आए। उनमें से 2 ने उसकी बाहें पकड़ रखी थीं, जबकि एक अन्य उसके पीछे खड़ा था और उसने एक मोटा और भारी तख्ता उठाया और उसे जोर से नीचे पटक दिया। विद्वान ने हृदय विदारक चीख निकाली। 30 भारी प्रहारों के बाद विद्वान भी अधमरा हो गया। ठीक है, सजा पूरी हो गई है। क्या आप अभी भी ली लिनफू पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाना चाहते हैं? लिन बेईफान ने पूछा। हाँ बिल्कुल, कृपया महाराज अपने छात्र के लिए न्याय की रक्षा करें, विद्वान ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अच्छा, संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री ली लिनफू को बुलाओ। तारांकन तारांकन तारांकन। लॉस्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रायोजित अध्याय 21/36। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 114.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 114.1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 114.1। थोड़ी देर बाद बुलाए जाने पर ली लिनफू जल्दी से वहां आ गया। महाराज, सम्राट अमर रहें। मंत्री जी, औपचारिकताएं खत्म कीजिए, लिन बेईफान ने सख्त चेहरे से कहा। शाही परीक्षा का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक छात्र ने हमारे पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आप पर भाई भतीजावाद और परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने का आरोप लगाया गया है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ली लिनफू ने लिन बेईफान की ओर देखा और बहुत शांति से कहा, बिल्कुल नहीं महाराज। मैं आपसे विवेकपूर्ण निर्णय की अपेक्षा करता हूँ। महाराज, उनकी बातें पूरी तरह बकवास हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जमीन पर लेटा विद्वान रोया।
ली लिनफू ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए, बहुत नाराज होकर कहा, तुम कहते हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो और वफादार और अच्छे लोगों को बदनाम कर रहे हो। विद्वान ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम कह सकते हो कि तुमने ये काम नहीं किया है? क्या तुम कह सकते हो कि तुमने कोई रिश्वत नहीं ली है? ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब से मैं दरबार में अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए आया हूँ, मैंने खुद से महामहिम के प्रति वफादार रहने और लोगों के कल्याण की कामना करने की सख्त मांग की है। मैं ऐसा घृणित कार्य कैसे कर सकता हूँ? हे विश्वासघाती खलनायक, तुम्हारे शब्द किसी लड़की के गाने से भी अच्छे लगते हैं। लिन बेईफान ने हाथ हिलाया, बस बहस बंद करो, मैं इस मामले का निष्पक्ष फैसला खुद करूंगा। जैसे ही लिन बेईफान की आवाज़ गिरी, दोनों पक्षों ने अपने मुंह बंद कर लिए। लिन बेईफान ने फिर कहा, शाही परीक्षा का मामला हमारे समाज और सरकार की नींव से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई भी हो, अगर वे भाई भतीजावाद में लिप्त हैं और धोखाधड़ी करते हैं, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे अपने लालच की कीमत चुकाते हुए जेल में पहुंच जाएं। इन शब्दों के साथ उपस्थित सभी उम्मीदवार खुशी से झूम उठे। लेकिन दूसरों के अपशब्दों से मैं प्रभावित नहीं हो सकता, नहीं मैं अपने वफादार और अच्छे लोगों को फंसाने की इजाज़त दूंगा। जब से मंत्री ली दरबार में शामिल हुए हैं, वे पूरी तरह से वफादार रहे हैं, अथक रूप से मेरी सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि वह ऐसा काम करेंगे। महाराज बहुत बुद्धिमान हैं, ली लिनफू ने जोर से कहा। इसलिए जिपिंग, क्या आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि आपके दावे झूठे नहीं हैं? जिपिंग उस विद्वान का नाम था। महाराज, मेरे पास सबूत हैं, ढेर सारे सबूत, विद्वान ने उत्साह से कहा। तुम्हारे पास क्या सबूत है? इसे तुरंत पेश करो, लिन बेईफान ने पूछा। मैं जिस सबूत की बात कर रहा हूँ वह सब ली लिनफू के घराने में ही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, विद्वान ने उत्साह से कहा। शाही परीक्षा से पहले हमारे आदरणीय सर ली लिनफू पहले से ही सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। मेरा अनुमान है कि उन्होंने कई मिलियन टेल जमा किए होंगे। पूरी सड़क पर कोलाहल मच गया। क्या उन्होंने वास्तव में कई मिलियन टेल की रिश्वत स्वीकार की थी? इतना लालच, वह बहुत बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है। हम महामहिम से प्रार्थना करते हैं कि उसे कड़ी सजा दी जाए, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि महामहिम को इस पर विश्वास न हो तो ली मैंशन की तलाशी ली जा सकती है, जिससे शीघ्र ही सिद्ध हो जाएगा कि मेरे आरोप निराधार नहीं हैं। लिन बेईफान ने अपना सिर घुमाकर ली लिनफू की ओर देखा और ऊंची आवाज में पूछा, मंत्री जी, क्या आपको कुछ कहना है? महाराज, आपके विनम्र सेवक के पास कहने को कुछ नहीं है, ली लिनफू ने सिर झुकाकर कहा। जो व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, उसे टेढ़ी छाया से डरने की जरूरत नहीं है। आपका विनम्र सेवक शुरू से लेकर अंत तक निर्दोष रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे घर की तलाशी लेने के लिए किसी को भेज सकते हैं। लिन बेईफान ने ऊंची आवाज में घोषणा की, बहुत बढ़िया, फिर हम ली के घर जाकर पूरी तलाशी लेंगे। जनता के फैसले के बाद सही और गलत का पता चल जाएगा। इस प्रकार लिन बेईफान कई लोगों के साथ ली के निवास की ओर चल पड़ा। विशेषकर परीक्षार्थी, क्योंकि शाही परीक्षा अभी अभी समाप्त हुई थी, वे परिणाम आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और काफी ऊब चुके थे, इसलिए वे उत्साह में शामिल होने के लिए यहाँ आए थे। कुलीन परिवारों के वंशज भी स्वाभाविक रूप से इसका अनुसरण करने लगे। वे एक दूसरे को देखते रहे और मन ही मन स्वयं से प्रसन्न थे। ली लिनफू, तुम्हारा काम खत्म। क्या आप हमारे पैसे पर लालच करने की हिम्मत रखते हैं? आइए हम आपको अपने जीवन से इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करें। लगभग आधी अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय के बाद सभी लोग ली निवास पर पहुंचते हैं। महाराज, यह आपके विनम्र सेवक का निवास है, लिन बेईफान ने हाथ हिलाकर कहा। मुझे खोजो, 1 इंच भी जमीन खाली मत छोड़ना। जैसे ही लिन बेईफान के शब्द निकले, उसके बगल में खड़े शाही गार्ड तेजी से ली के निवास में घुस गए और गहन तलाशी ली। महाराज को सूचित करें, पश्चिमी विंग में कुछ भी नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, महाराज को सूचित करें, पूर्वी विंग में कुछ भी नहीं है। महाराज को रिपोर्ट करें, मास्टर बेडरूम में कुछ भी नहीं है। जब एक के बाद एक शाही रक्षक बिना किसी सफलता के लौट गए तो विद्वान अचंभित रह गया, वहां कुछ भी क्यों नहीं है? ली लिनफू ने अपने हाथ फैलाए और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्योंकि मैं अधिकारी, पक्षपात या भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा हूं, नहीं मैंने गबन किया है या कानून को तोड़ा है। तो फिर कुछ भी कैसे मिल सकता है? तभी किसी ने एक संदूक निकाला। इसे खोलने पर सभी को आश्चर्य हुआ कि यह सोने, चांदी और जवाहरात से भरा हुआ था। महाराज, ये बात अध्ययन में पाई गई, जिसका कुल मूल्य 200,000 टेल चांदी था। विद्वान ने गर्व से फूलकर ठहाका लगाते हुए कहा। ली लिनफू, ओ ली लिनफू, तुम अभी भी ये दावा करने की हिम्मत रखते हो कि तुमने पक्षपात या भ्रष्टाचार नहीं किया है? क्या तुम अभी भी यह कहने की हिम्मत रखते हो कि तुमने गबन नहीं किया है या कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया है? जहां तक मुझे पता है, तुम 1 साल से भी कम समय से अधिकारी हो और तुम्हारा पूरा वेतन मिलाकर 10,000 टेल चांदी के बराबर भी नहीं है। अब मुझे समझाओ, ये 200,000 टेल कहाँ से आए? ली लिनफू ने दूसरे पक्ष को केवल एक ठंडी नज़र से देखा, कोई जवाब नहीं दिया। विद्वान और भी अहंकारी हो गया, बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं?
बताओ, ये पैसा कहाँ से आया? अगर तुम नहीं बता सकते तो ये दिखाता है कि तुम दोषी हो। उस समय लिन बेईफान ने भावशून्यता से कहा, बस अब और कुछ नहीं। ये पैसा मंत्री ली को मेरी ओर से इनाम है। विद्वान आश्चर्यचकित हुआ, क्या ये धन महाराज की ओर से पुरस्कार है? लिन बेईफान ने सिर हिलाया, ये सही है। विद्वान ने जोर देकर पूछा, महाराज आप उसे इतना सारा धन क्यों दे रहे हैं? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इस पूरे समय में मंत्री ली मेरे मामलों के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, पता नहीं कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इस प्रकार मैं इसे अपने दिल में बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्हें 200,000 टैल का इनाम दिया। एक तरफ यह मंत्री के लिए एक इनाम है, दूसरी तरफ मुझे उम्मीद है कि यह उनकी वित्तीय परेशानियों को कम कर सकता है। ली लिनफू ने आंसू पोंछते हुए कहा, महामहिम की कृपा अगाध है, आपका विनम्र सेवक आपका बहुत आभारी है। विद्वान तो और भी अधिक अचंभित हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। लिन बेईफान ने कहा कि आश्चर्य की बात यह थी कि जब मैंने लोगों को घर के अंदर और बाहर तलाशी लेने का आदेश दिया तो उन्हें केवल सोने, चांदी और जवाहरात से भरा यह एक बक्सा मिला। कोई भी अन्य मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। ली लिनफू मन ही मन खुद से प्रसन्न था। वास्तव में उसके निवास में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त कई मूल्यवान वस्तुएं रखी हुई थीं, लेकिन उसने उन्हें पहले ही पैक करके सम्राट के पास भेज दिया था। ऐसा करके उन्होंने अपना नाम पूरी तरह से पाक साफ कर लिया। मंत्री जी, आप अपने आप पर बहुत कठोर हैं, लिन बेईफान ने फटकार लगाए। ली लिनफू ने धार्मिक आक्रोश के साथ उत्तर दिया, महाराज आपका विनम्र सेवक विलासिता का लालच करने वाला व्यक्ति नहीं है। जब तक मैं दिन रात आपकी सेवा निष्ठा से कर सकता हूं, तब तक आपका विनम्र सेवक खराब पानी और सुअर के चारे से भी संतुष्ट रहेगा। लिन बेईफान बहुत भावुक हो गया, बहुत बढ़िया। मुझे आपके जैसे राज्य के स्तंभों की जरूरत है। कोई मेरे निजी खजाने से 50,000 टन चांदी और लाकर मंत्री ली को इनाम दे। ली लिनफू ने ऊंची आवाज में कहा, आपकी महान कृपा के लिए धन्यवाद महामहिम। हर कोई अचंभित था। अच्छा हुआ उन्होंने उसकी हवेली को उलट पुलट कर दिया और न केवल उसका अपराध साबित करने में असफल रहे, बल्कि उसे सम्राट से भारी इनाम भी मिला। ये कैसा दैवीय मोड़ था। चीजें इस तरह से सामने नहीं आनी चाहिए थीं। ली लिनफू के आत्मसंतुष्ट भाव को देखकर कुलीन परिवारों के वंशज इतने क्रोधित हो गए कि उनके चेहरे विकृत हो गए। इस समय लिन बेईफान ने अपना सिर घुमाकर स्तब्ध विद्वान की ओर देखा। जिपिंग, अब जबकि तथ्यों ने साबित कर दिया है कि मंत्री ली निर्दोष हैं, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? या क्या आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि मेरा मंत्री दोषी है? विद्वान जिपिंग ने उत्तेजना में चिल्लाकर कहा, महाराज यदि यह यहाँ नहीं मिल सकता तो इसे उस विश्वासघाती खलनायक ने कहीं और छिपा दिया होगा। लिन बेईफान ने भावशून्यता से पूछा, तो फिर हमें बताओ उसने इसे कहाँ छिपाया है? यह मैं नहीं जानता, विद्वान ने जल्दी से कहा, लेकिन यदि महाराज उससे कठोरता से पूछताछ करें और उसे यातना दे तो सच्चाई अवश्य सामने आ जाएगी। बेतुका। लिन बेईफान स्पष्ट रूप से नाखुश थे। मंत्री ली वर्तमान में निर्दोष हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उनसे कड़ी पूछताछ करूं और यहां तक कि उन्हें यातना भी दूं। क्या ये जबरन कबूलनामा नहीं है? इतने सालों तक संतों की किताबें पढ़ने के बाद वह सब कहाँ चला गया? महाराज कृपया अपना क्रोध शांत करें, मैं एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गया था। ये देखते हुए कि यह आपका पहला अपराध है, मैं आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। चलिए पिछले सवाल पर वापस आते हैं, क्या आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि मंत्री ली दोषी हैं? अगर आप सबूत पेश नहीं कर सकते तो आप एक अदालत के अधिकारी को बदनाम कर रहे हैं और आपको इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। अंत में लिन बेईफान का स्वर कठोर हो गया। मैं शब्दों के लिए नुकसान में हूं, वह हकलाते हुए कहा। उसकी नज़र चुपके से दरवाजे के बाहर खड़े कुलीन परिवारों के युवा सदस्यों की ओर चली गई, इस उम्मीद में कि वे उसकी मदद के लिए आएंगे। तारांकन 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 लॉस्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रायोजित अध्याय 22/36। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 114.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C114.2 अध्याय 114.2। कुलीन परिवारों के वंशजों ने एक दूसरे को देखा और कुछ विद्वानों को आगे बढ़ाया। महामहिम, किसी ने कहा, हम सभी ली लिनफू के भ्रष्टाचार, निजी लाभ के लिए कानून को तोड़ने और उसके धोखाधड़ी के कामों को प्रमाणित कर सकते हैं। हम महामहिम से उसे कड़ी सजा देने की विनती करते हैं। लिन बेईफान ने अपरिवर्तित भाव के साथ पूछा, तो क्या आपके पास कोई सबूत है? हम इसका जीवंत प्रमाण हैं, विद्वानों के समूह ने एक स्वर में कहा। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, सिर्फ गवाह होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि यह झूठे आरोप का मामला हो सकता है। इसलिए मंत्री ली को दोषी ठहराने से पहले आपको वैध सबूत पेश करने होंगे। वे इस पर बोल नहीं पा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण और स्पष्ट सबूत ली लिनफू द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, तो फिर वे और सबूत कहाँ से ढूंढ सकते थे?
उसी समय लिकुलीन परिवार के एक युवा सज्जन को प्रेरणा मिली और उन्होंने कागज के कुछ पन्ने निकाले और उनमें से एक को थमा दिए। वह आदमी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया, दोनों हाथों से कागजात ऊपर उठाए और लिन बेईफान से जोर से कहा, महाराज, ये ली लिनफू द्वारा लीक किए गए परीक्षा के प्रश्न हैं। उन पर उसकी लिखावट है और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सकती है। उन्हें प्रस्तुत करें। लिन बेईफान ने परीक्षा के प्रश्नपत्र पकड़ लिए और कहा, ये लिखावट वास्तव में मंत्री लिस की है। कुलीन परिवारों के वंशज मन ही मन बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अंततः ली लिनफू को हराने का मौका मिला था। लेकिन लिन बेईफान ने आगे कहा, इसका वर्तमान शाही परीक्षा के प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं है। कुलीन परिवारों के वंशज अचंभित और स्तब्ध रह गए। इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। तो आप मंत्री ली की लिखावट लेते हैं और उन पर भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप लगाते हैं, इतनी दुर्भावनापूर्ण और दुष्ट मंशा के साथ। ये स्पष्ट रूप से एक वफादार और अच्छे अधिकारी को फंसाने की योजना है ताकि अदालत द्वारा नियुक्त मंत्री पर झूठा आरोप लगाया जा सके। लिन बेईफान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, गार्डो, इस आदमी को तुरंत पकड़ो और पूछताछ के लिए कालकोठरी में डाल दो। जैसी आपकी आज्ञा, महाराज। 4 शाही गार्ड आगे बढ़े और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लिन बेईफान ने अनसुना करते हुए क्रोध जारी रखा, और इन विद्वानों ने भी एक दरबारी अधिकारी को दुर्भावनापूर्ण रूप से बदनाम किया है, उनके अपराध अक्षम्य हैं। उन सभी को गिरफ्तार करो और पूछताछ के लिए कालकोठरी में ले जाओ। महाराज, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमने वास्तव में वफादार और अच्छे लोगों की निंदा नहीं की है। ली लिनफू ने वास्तव में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी में लिप्त होकर आपके महामहिम के निर्णय को भी गुमराह किया है। कृपया महामहिम, सच्चाई की जांच करें। महाराज, हम सच कह रहे हैं। लिन बेईफान क्रोधित था। अभी भी जिद्दी और बेपरवाह गार्डों, उनमें से प्रत्येक को 30 कोड़ों की भारी पिटाई दो जब तक कि वे अपनी गलतियों को पहचानकर सुधार न लें। हाँ महाराज, और इसलिए भारी पिटाई की गई। एक के बाद एक पीड़ादायक चीखें गूंजने लगीं। बाहर खड़े कुलीन परिवारों के वंशजों ने विलाप की आवाज़ सुनी, उनके चेहरे के हाव भाव अत्यंत अप्रिय हो गए। ली लिनफू बहुत चालाक है, हम उसे नीचे नहीं ला सकते। वह न केवल चालाक है बल्कि वह बहुत रणनीतिक भी है, जिसके कारण हमें अपनी पत्नी और अपने सैनिकों दोनों को खोना पड़ा। अब क्या करें? अभी हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, गिरने के बाद हमें उसका हिसाब बराबर करना होगा। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। शारीरिक दंड दिए जाने के बाद विद्वानों के पूरे समूह को मुकदमे की प्रतीक्षा के लिए कालकोठरी में डाल दिया गया। ली लिनफू लिन बेईफान का पीछा करते हुए शाही महल में वापस आ गया। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, जब तक आप अटूट निष्ठा के साथ मेरी सेवा करते रहेंगे, मैं आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होने दूंगी। धन्यवाद महाराज। हालांकि महाराज, इस विनम्र सेवक ने अब कुलीन परिवारों को पूरी तरह से नाराज कर दिया है और वे निश्चित रूप से मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी भलाई की रक्षा के लिए कुछ लोगों को भेजें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, ली लिनफू ने कहा, ठंडे पसीने में भीगते हुए। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहें मंत्री जी, मैंने आपकी सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से लोगों की व्यवस्था कर दी है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद महाराज। ली लिनफू ने मन ही मन राहत की सांस ली। हालांकि मैं गुप्त रूप से आपकी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन आप उनकी खुली योजनाओं के बारे में क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि उन कुलीन परिवारों की संतानें सभी असाधारण रूप से विद्वान और प्रतिभाशाली हैं, और इस शाही परीक्षा के साथ उन्हें निश्चित रूप से अधिकारियों के रूप में दरबार में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। एक बार जब वे आपके समान न्यायालय में अधिकारी बन जाते हैं तो वे निश्चित रूप से आपको परेशान करेंगे। उनके पास शक्तिशाली पृष्ठभूमि है और आप उनसे अकेले नहीं लड़ सकते। तो मंत्री जी, आपको क्या लगता है कि हमें इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? ली लिनफू की आंखें तेज हो गईं। तो फिर यह सुनिश्चित करें कि वे कभी भी परीक्षा पास नहीं कर सकते। लिन बेईफान ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, बिल्कुल, आपको इस मामले का ध्यान रखना होगा। मैं अपने दरबार में किसी कुलीन परिवार की संतान को नहीं देखना चाहता। हाँ महाराज, आपका विनम्र सेवक आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरेगा। 3 दिन बीत गए और अंततः परिणाम घोषित कर दिए गए। उस दिन अनगिनत विद्वान एक बार फिर परीक्षा स्थल पर यह देखने के लिए उमड़ पड़े कि क्या उनका नाम स्वर्णिम सूची में सूचीबद्ध है। स्वाभाविक रूप से लीकुलीन परिवार से युवा स्वामी भी आए। युवा मास्टर, निश्चिंत रहें, भले ही हमें परीक्षा के प्रश्न नहीं मिले हों, फिर भी हम शीर्ष स्थान पर रह सकते हैं। युवा मास्टर ने आत्मविश्वास से कहा, स्वाभाविक रूप से मुझे यह आत्मविश्वास है। अध्ययन के वर्ष व्यर्थ नहीं गए। भले ही मैं शीर्ष 3 में स्थान न बना पाया, फिर भी मैं शीर्ष 10 में जगह बना सकता हूँ। घंटियां और ढोल बजने के साथ ही किसी ने चिल्लाकर कहा, वे परिणाम पोस्ट कर रहे हैं। वे शीर्ष 3 रैंक से शुरुआत कर रहे हैं। अधिकारियों ने शीर्ष 3 में स्थान पाने वालों के नामों का खुलासा किया। युवा स्वामी ये देखकर दंग रह गया। चूंकि उनका नाम वहां नहीं था, इसलिए यह उनकी उम्मीदों से थोड़ा परे था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि मैं शीर्ष 3 में नहीं आ पाया, लेकिन शीर्ष 10 में होना भी स्वीकार्य है, अंतर महत्वपूर्ण नहीं है।
युवा मास्टर आत्मविश्वास से लबरेज रहे, बेपरवाही से अपना पंखा हिलाते रहे। एक बार फिर घंटियां और नगाड़े बजने लगे। ध्यान दें अभ्यर्थियों, अब हम चौथे से 10वें स्थान तक की रैंकिंग का खुलासा कर रहे हैं। सूची का अनावरण हुआ और युवा स्वामी एक बार फिर दंग रह गए, क्योंकि उसका नाम भी वहां नहीं था। फिर भी वह बेफिक्र रहा। ऐसा लगता है कि इस युवा मास्टर ने इस परीक्षा में कम प्रदर्शन किया है, या शायद इस बार उम्मीदवार असाधारण हैं, जिससे प्रतियोगिता थोड़ी कड़ी हो गई है। लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही मैं शीर्ष 10 में ना आऊं, लेकिन शीर्ष 30 में होना उतना ही अच्छा है। घंटियां और नगाड़े फिर बजने लगे। ध्यान दें अभ्यर्थी, अब हम 11वें से 30वें स्थान तक की रैंकिंग का खुलासा कर रहे हैं। सूची एक बार फिर सामने आई और युवा स्वामी एक बार फिर दंग रह गया, क्योंकि उसका नाम अभी भी वहां नहीं था। मैं सूची में कैसे नहीं आ पाया? इसका कोई कारण नहीं है। मैंने परीक्षा में हमेशा की तरह प्रदर्शन किया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि मुझे सूची में स्थान नहीं मिलना चाहिए था। युवा रईस को अंदर से थोड़ा घबराहट महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने शांत दिखने की कोशिश की। घंटियां और नगाड़े फिर बजने लगे। सभी परीक्षार्थी ध्यान दें, अब हम 31वें से 100वें स्थान पर आने वालों के नाम उजागर कर रहे हैं। सूची एक बार फिर प्रकाशित की गई और फिर भी उस युवा रईस का नाम उसमें नहीं था। हाँ, मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। मेरा नाम शीर्ष 200 में से गायब नहीं हो सकता। एक बार फिर घंटियां और नगाड़े बजने लगे। सभी परीक्षार्थी ध्यान दें, अब हम उन लोगों के नाम प्रकट कर रहे हैं जो 100 पहले से 200वें स्थान पर आए हैं। सूची प्रकाशित हुई, फिर भी उनका नाम उसमें नहीं था। ठीक है, सिर्फ चुना जाना ही काफ़ी है। निचले स्तर से शुरू करना तब तक मायने नहीं रखता जब तक कि कोर्ट में अधिकारी के तौर पर प्रवेश करने का मौका हो। अपने परिवार के समर्थन से मैं निश्चित रूप से मंत्रियों के सर्वोच्च पद तक कदम दर कदम आगे बढ़ूंगा। युवा रईस ने खुद को सांत्वना देते हुए ईश्वर से प्रार्थना की, मुझे पास होना ही होगा, मुझे इस बार पास होना ही होगा। घंटियां और नगाड़े बजने लगे। अभ्यर्थीगण कृपया ध्यान दें, अब हम 200 पहले से 300वें स्थान पर आने वालों के नाम प्रकट कर रहे हैं। सूची का खुलासा तो हुआ, लेकिन उनका नाम उसमें नहीं था। अंत में युवा रईस का बचाव टूट गया और वह शर्मिंदगी से आग बबूला हो गया। क्यों? मुझे क्यों नहीं चुना गया? यह असंभव है। इस सूची में कोई गलती होनी चाहिए। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह सच है। इस समय अन्य कुलीन परिवारों के वंशज भी इसी प्रकार हताश थे। आत्मविश्वास से भरे हुए उन्हें विश्वास था कि वे आसानी से प्रतिष्ठित सूची में स्थान प्राप्त कर लेंगे, शाही सेवा में प्रवेश करेंगे और अपने परिवारों को लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनके अथक प्रयासों के बावजूद न केवल वे शीर्ष 10 में स्थान पाने में असफल रहेंगे, बल्कि उन्हें चयनित होने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बजाय ये वे साधारण विद्वान थे जिन्हें चुना गया था। उनके लिए यह आघात सचमुच बहुत बड़ा था। असंभव, मैं सम्मान सूची में क्यों नहीं आ सका? मेरी प्रतिभा और विद्वत्ता के कारण मेरे लिए इस परीक्षा में असफल होना असंभव है। सफल उम्मीदवारों की सूची में त्रुटि है। मैं अपना नाम साफ करने के लिए अपने कागजातों की पुनः जांच की मांग करता हूं। इस समय ली लिनफू वहां आया। उसने अराजक दृश्य को देखकर अपना माथा सिकोड़ लिया और चिल्लाया, आज वह दिन है जब परिणाम घोषित किए जाएंगे। इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आप सभी विद्वान हैं, अगर यह बात बाहर आ गई तो ये किस तरह की छवि पेश करेगा? तारांकन 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 लॉस्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रायोजित अध्याय 23/36। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 115.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 115.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 115.1। एक विद्वान ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं मास्टर ली को रिपोर्ट करना चाहता हूं। इस सम्मान रोल में एक समस्या है। ली लिनफू ने पूछा, क्या समस्या है? विद्वान ने गुस्से से कहा, मैंने 18 साल तक अपनी किताबों पर मेहनत की है, 4 पुस्तकों और 5 क्लासिक्स में महारत हासिल की है, किंतु शतरंज, सुलेख और पेंटिंग की कलाओं में पारंगत हूँ। मैं बेजोड़ प्रतिभा का दावा नहीं कर सकता, लेकिन एक सफल उम्मीदवार बनना मेरे बस की बात होनी चाहिए थी। तो मेरा नाम सूची में क्यों नहीं है? एक बार फिर भीड़ ने न्याय की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वास्तव में मेरी विद्वता के स्तर के अनुसार यदि मैं राजवंश की शाही परीक्षा में भाग लेता तो मैं सफल उम्मीदवार बन सकता था। फिर भी मैं यहाँ हूँ। मैं एक साधारण श्रद्धांजलि विद्वान की परीक्षा भी पास नहीं कर सकता। इसका क्या कारण है? इसलिए इस सूची में कोई गलती होनी चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं महोदय, इसकी जांच करें। कृपया महोदय, हम छात्रों के लिए खड़े हो जाइए। सब लोग चुप हो जाओ। ली लिनफू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारा नाम सूची में नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि तुम पास नहीं हुए।
तुम अपने आप ही स्वर्णिम सूची में अंकित हो जाओगे और देश की सेवा करोगे क्योंकि तुमने बहुत पढ़ा है या लंबे समय तक अध्ययन किया है। अगर यह इतना आसान होता तो हम उन लोगों का चयन करते जो सबसे ज़्यादा पढ़े हैं और दरबार में अधिकारी बनते हैं। शाही परीक्षा आयोजित करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन छात्रों की प्रतिभा और सीख को देखते हुए उत्तीर्ण न होना असंभव है। नौजवान, तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि आसमान के आगे आसमान और लोगों के आगे भी लोग हैं। ऐसा क्यों है कि जब दूसरे पास हो गए तो तुम पास नहीं हो पाए? क्या ये स्पष्ट संकेत नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान में कमी है? ली लिनफू ने गंभीरता से कहा, अगर इस बार तुम पास नहीं हुए तो कोई बात नहीं। वापस जाओ, कड़ी मेहनत करते रहो और अगली बार फिर आओ। हमारा ग्रेड ज़िया जोरदार विकास के बीच में है और देश की सेवा करने के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो तुम सब अलग हो सकते हो। सर, आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, इस सूची में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। कृपया हम छात्रों के लिए खड़े हो जाओ। आप निर्दोषों के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते। छात्रों के समूह को अपनी बहस में लगे देखकर ली लिनफू क्रोधित हो गए। बस, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सफल उम्मीदवारों की सूची में कोई समस्या नहीं है। यदि आप अपनी आवाज़ उठाना जारी रखते हैं और शाही परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं तो मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर वे अप्रसन्न होकर चले गए और पीछे विद्वानों का एक समूह स्तब्ध होकर देखता रह गया। ये ली लिनफू ही होगा, वह निश्चित रूप से हमारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक युवा सज्जन ने दांत पीसते हुए कहा, उसने हमारे पैसे ले लिए और अब उसे डर है कि हम अधिकारी बन जाएंगे और उसका विरोध करेंगे, इसलिए उसने हमें परीक्षा में फेल करवा दिया। ऐसा करने की शक्ति केवल उसी के पास है। बिल्कुल सही, ये वही होगा। वह आदमी बहुत चालाक है, केवल वही ऐसा काम कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अपने फायदे के लिए वह बिना किसी औचित्य के लापरवाही से काम करता है। अब हम क्या करें? क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? युवा स्वामी जोर से चिल्लाया, चलो हम सब सम्राट से शिकायत करें, खूब हंगामा करें और महामहिम से इस मामले को निपटवाएं। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हम इस बार उसे नीचे नहीं ला सकते। ठीक है, चलो सब मिलकर शिकायत दर्ज करें। इस प्रकार 1000 से अधिक छात्र शाही महल के द्वार पर एकत्रित हुए और एक स्वर में नारे लगाने लगे। भ्रष्ट अधिकारी हेराफेरी और धोखाधड़ी करते हैं, गबन करते हैं और कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। शाही जांच अनुचित है। ली लिनफू अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए अपने विरोधियों को खत्म कर देता है, जिसके कारण अनगिनत प्रतिभाशाली छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के सत्ता में आने से सरकार अव्यवस्थित हो गई है। उन्हें हटाया जाना चाहिए। महामहिम, कृपया हम छात्रों के लिए न्याय कायम रखें। इस बात ने स्वाभाविक रूप से लिन बेईफान को चिंतित कर दिया। लिन बेईफान शाही महल से बाहर निकला, उसका चेहरा सख्त था और उसने पूछा, यह शाही महल का प्रवेश द्वार है। तुम यहाँ क्यों हंगामा कर रहे हो? अगर तुम कोई अच्छा कारण नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराऊंगा। महाराज को सूचित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा यहाँ हंगामा पुनर्तः आवश्यकता के कारण है। युवा रईस ने धार्मिक आक्रोश से भरकर घुटने टेके और कहा, महाराज, हम सभी इस सत्र की शाही परीक्षा के उम्मीदवार हैं। हम यहाँ आशा और उत्साह के साथ आए हैं, सम्मान सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन किसने सोचा होगा कि शाही परीक्षा की अध्यक्षता करने वाले संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री ली लिनफू ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए उन लोगों को हटा दिया जो अलग थे, जिसके कारण अनगिनत प्रतिभाशाली छात्र मान्यता प्राप्त करने में असफल रहे और देश की सेवा करने में असमर्थ रहे। हमारे पास अपना मामला रखने के लिए यहाँ आने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हम महामहिम से न्याय की प्रार्थना करते हैं। कृपया महाराज, हमें न्याय दीजिए, भीड़ ने एक स्वर में चिल्लाया। लिन बेईफान ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। हालांकि मैंने उम्मीदवारों की सूची और प्रत्येक परीक्षार्थी के कागजात की खुद समीक्षा की है और मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर आप दावा करते हैं कि यह अन्याय कहां से आता है? महाराज, आपको खलनायकों ने धोखा दिया है। युवा सज्जन ने गुस्से में कहा, चलो मैं खुद को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करता हूं। बचपन से ही मैं कविता और किताबों में डूबा रहा हूं। 4 पुस्तकों और 5 क्लासिक्स के साथ साथ दार्शनिकों और इतिहासकारों के संग्रहित कार्यों को अच्छी तरह से याद किया है। कविताएं लिखना और निबंध लिखना मेरे लिए सांस लेने जितना स्वाभाविक है और मैं छोटी उम्र से ही अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता हूँ। 12 साल की उम्र में मैंने काउंटी परीक्षा पास कर ली और एक प्रतिभाशाली बालक बन गया। 16 साल की उम्र में मैंने अकादमी परीक्षा पास कर ली और एक विद्वान बन गया। 20 साल की उम्र तक मैंने प्रांतीय परीक्षा पास कर ली और एक लाइसेंसधारी बन गया। यहाँ तक कि विद्वान स्तर के कई लोगों को सूची में रखा गया है, फिर भी मैं, जो प्रांतीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अभ्यर्थी हूँ, को सूची में नहीं रखा गया है। इसका क्या कारण है? इसलिए इसमें कोई न कोई जरूर बाधा डाल रहा होगा और यह व्यक्ति संभवतः कोई और नहीं बल्कि संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री ली लिनफू ही होंगे। महामहिम, कृपया इसे समझें और हमारे लिए खड़े हों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, महाराज, कृपया इसे समझें और हमारे लिए खड़े हों। भीड़ ने एक बार फिर चिल्लाया। लिन बेईफान ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा।
मैं देख रहा हूं कि आप बहुत वाक्पटुता से बोलते हैं और ऐसा लगता है कि आप किसी साधारण पृष्ठभूमि से नहीं आए हैं। युवा रईस ने तुरंत जवाब दिया, महाराज को सूचित करने के लिए, मैं ली अंतु हूँ, ताइवान के ली परिवार से। लिन बेइफान को अचानक एहसास हुआ, तो आप ताइवान ली परिवार से हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि आप परीक्षा पास नहीं कर पाए। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं पास नहीं हुआ। युवा रईस उलझन में था। बेशक, ये सही है, लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह मैं ही था जिसने व्यक्तिगत रूप से यह फैसला सुनाया था कि कुलीन परिवारों के वंशजों को कभी भी नौकरी नहीं दी जाएगी। आपने कहा कि आप ताइवान के लिए परिवार से हैं, क्या ये बात सही नहीं है? आपके लिए परीक्षा में पास न होना सामान्य बात है, अगर आप पास हो गए तो यह असामान्य होगा। एक क्षण के लिए तो वहां उपस्थित सभी विद्वान अचंभित रह गए। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सम्राट स्वयं इसके पीछे थे। यह उनका ही फरमान था कि कुलीन परिवारों के वंशजों को नौकरी करने से रोका जाएगा, जिसके कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। युवा सज्जन चिंतित हो गए, महाराज, आप कुलीन परिवारों के वंशजों को नौकरी क्यों नहीं देते? लिन बेइफान ने गर्व से कहा, कोई कारण नहीं है। मुझे आप सभी लोग अप्रिय लगते हैं और मैं आपको नौकरी पर नहीं रखना चाहता। यह मेरा देश है, इसलिए मैं जिसे चाहूंगा उसे नौकरी पर रखूंगा और जिसे नहीं चाहूंगा उसे नौकरी से निकाल दूंगा। क्या आप इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं? धिक्कार है। कुलीन परिवारों के वंशज सभी अचंभित थे। उन्होंने लाखों कारण सोचे थे, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसा होगा। इस समय लिन बेइफान ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो भाग जाओ। मेरी जमीन पर मत रुको, मैं तुम्हें देखकर ही परेशान हो जाता हूं। उस क्षण ऐसा लगा जैसे कुलीन परिवार के वंशजों को कई बातों का एहसास हो गया हो। क्यों, उनके सभी प्रयासों के बावजूद वे ली लिनफ्यूट को नीचे नहीं ला सके। पता चला कि वह शुरू से ही महामहिम के साथ मिली भगत में था। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि लिन बेइफान उसका समर्थन कर रहा था, इसलिए ली लिनफू ने लापरवाही से काम करने, उनके पैसे ठगने, उनकी संभावनाओं को बर्बाद करने और उन्हें न्याय मानने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ने का साहस किया। ये पता चला कि वे शुरू से ही जोकर थे, खेलते थे और गोल गोल घूमते थे। वे सभी महान परिवारों के वंशज हैं, जिनकी पहचान अतुलनीय है। उन्हें ऐसा अपमान कब सहना पड़ा? युवा महानुभावों ने क्रोध से भरकर ऊंची आवाज में कोसा, महाराज, आपके मनमौजी और लापरवाह कार्यों को दुनिया भर के विद्वान तुच्छ समझेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेइफान ने उपहास किया, मानो आप दुनिया के विद्वानों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आपके बिना ये दुनिया भर के विद्वानों के लिए एक आशीर्वाद होगा। मूर्ख सम्राट, तुम्हारे लापरवाह कुकर्मों का अंततः तुम्हें दंड मिलेगा। राष्ट्र अंततः तुम्हारे हाथों नष्ट हो जाएगा। तुम सदा के लिए बदनाम हो जाओगे, हमेशा के लिए शर्म के स्तंभ पर अंकित हो जाओगे। कुलीन परिवारों के वंशज भी अपने हृदय में क्रोध को प्रकट करते हुए गालियां देने लगे। लिन बेइफान क्रोधित हो गया, बहुत अच्छा, तुमने सम्राट के प्रति कोई सम्मान न दिखाते हुए सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान करने की हिम्मत की। पहरेदारों, आओ, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में भेद के 30 भारी वार मिलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा, महाराज। इंपीरियल गार्ड ने तुरंत कार्रवाई की, उपद्रवी विद्वानों को पकड़ लिया और उन्हें बेत से पीटना शुरू कर दिया। इनमें से अधिकांश कुलीन वंशज विलासिता और आराम में पले बड़े थे, फिर वे ऐसी सजा कैसे सहन कर सकते थे? एक क्षण में ही पूरे राजधानी शहर में पीड़ा की चीखें गूंज उठीं। लिन बेइफान ने सब कुछ ठंडी नज़र से देखा, यह उन लोगों का भाग्य है जो मुझे अपमानित करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति क्या है, जब तक आप मुझे अपमानित करते हैं, आपको बिना किसी अपवाद के दंडित किया जाएगा। मैं एक नया नियम स्थापित करूंगा, अब से कुलीन परिवारों और कुत्तों को ग्रेट ज़िया साम्राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये घटना पूरी तरह से उजागर हो गई। महान ज़िया ने शाही परीक्षाएं आयोजित की, लेकिन कुलीन परिवारों की संतानों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि न्याय मांगने आए लोगों को पीटा भी। इसके अलावा उन्होंने बाहरी दुनिया के सामने घोषणा की, कुलीन परिवार और कुत्ते महान ज़िया साम्राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसने सीधे तौर पर कुलीन परिवारों को कुत्तों के बराबर कर दिया, जो अपमान से भरा वाक्य था, और सभी कुलीन परिवारों को बहुत अपमानित किया। ये कुलीन परिवार अत्यंत क्रोधित थे। मूर्ख सम्राट, हमारी इतनी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ग्रेट ज़िया को हमेशा के लिए अलग थलग कर दो, उनके साथ कभी व्यापार मत करो और सभी आर्थिक संबंध तोड़ दो। इसके अलावा दुनिया भर के विद्वानों से आग्रह करें कि वे ग्रेट ज़िया का बहिष्कार करें, वहां अधिकारी के रूप में काम न करें, ताकि उनके पास उपयोग के लिए कोई प्रतिभा न बचे। देखते हैं वह कब तक अहंकारी रह पाता है। तारांकन तारांकन तारांकन। लॉस्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रायोजित अध्याय 24/36। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। बालों को फिर से उबाना अब हुआ संभव, सिर्फ ये जड़ी बूटी। मुझे नहीं पता था इसमें इतनी ताकतें हैं। मेरी मैरिड लाइफ सुराज गई। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 115.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL
जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 115.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 115.2। इस बीच मूर्ख सम्राट के रूप में लिन बेइफान की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई। लेकिन लिन बेइफान ने अपनी मर्जी से काम करना जारी रखा। दिन में वह राज्य के मामलों को संभालता और रातें कंसोर्ट के साथ बिताता। तभी चांदी की घंटी जैसी स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी, छोटे मूर्ख सम्राट, बहुत दिनों से मिले नहीं। तुम्हें अब भी बेपरवाही से काम करना पसंद है न? लिन बेइफान ने प्रसन्नता से देखा जब उसने देखा कि याओ याओ आ गई है। वह हमेशा की तरह काले कपड़े पहने हुए थी, उसके बाल 2 बन में बंधे हुए थे, उसके नंगे पैर आगे पीछे झूल रहे थे और वह दीवार पर बैठी हुई थी, बहुत प्यारी और शरारती लग रही थी। याओ याओ, बहुत दिनों से मिले नहीं। क्या तुम्हें मेरी याद आती है, इतने दिनों में जब हमने एक दूसरे को नहीं देखा? एक फुसफुसाहट के साथ याओ याओ लिन बेइफान के सामने प्रकट हुई। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर झुकाया और उसे एक तरफ झुका दिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी याद आई, वरना मैं तुमसे मिलने नहीं आता। बस थोड़ा सा। झूठ बोलना अच्छे बच्चे का गुण नहीं है, लिन बेइफान ने चुनौती दी। क्या थोड़ा सा भी काफ़ी नहीं है? तुम्हें और कितना चाहिए? मैं, याओ याओ, बहुत व्यस्त हूँ और यह पहले से ही बहुत अच्छा है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय निकाल सकता हूँ। कृतघ्न मत बनो, याओ याओ ने जिद्दी होकर जवाब दिया। ठीक है, लिन बेइफान ने उदास होकर कहा। याओ याओ ने उत्सुकता से पूछा, छोटे मूर्ख सम्राट, इतने लंबे समय के बाद क्या तुम्हें मेरी याद आई? क्या तुमने मुझे अपने दिल में बसा रखा है? ईमानदारी से जवाब दो, झूठ मत बोलो। लिन बेइफान ने अपना सिर हिलाया। नहीं। याओ याओ क्रोधित हो गई। सच में? तुमने नहीं किया? लिन बेइफान ने कहा, मैंने तुम्हें याद नहीं किया है, मैंने केवल तुम्हारे साथ सोने के बारे में सोचा है। याओ याओ, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेइफान ने आगे कहा, मैंने तुम्हें अपने दिल में नहीं रखा है, इसके बजाय मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर रखना पसंद करता हूँ। याओ याओ, एक पल के बाद लिन बेइफान, ओह ओह ओह। एक और क्षण के बाद याओ याओ ने अपने छोटे हाथों का उपयोग करके लिन बेइफान को रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने और चोटों को दूर करने में मदद करते हुए आक्रोश से कहा, चलो देखते हैं कि क्या तुम भविष्य में फिर से बकवास करने और बड़बड़ाने की हिम्मत करते हो। लिन बेइफान को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। ये स्पष्ट रूप से आप ही थे जिन्होंने मुझसे ईमानदारी से जवाब देने के लिए कहा था। मैं सच बताता हूँ और आप मुझे चुटकी काटते हैं। याओ याओ, अपने हाथों को कमर पर रखते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है? लिन बेइफान ने जवाब दिया, क्या यह ऐसा नहीं होना चाहिए? मैं आपसे एक बार और इसे सहन करने के लिए कह रहा हूँ। लिन बेइफान, ओह ओह ओह। याओ याओ हैरान थी, मैंने अभी तक तुम्हें चुटकी भी नहीं काटी। लिन बेइफान ने हाथ हिलाकर उपेक्षा व्यक्त की, चलो ऐसा मान लेते हैं कि यह पहले ही हो चुका है। याओ याओ जोर से हंस पड़ी, छोटे मूर्ख सम्राट, मैं वास्तव में तुमसे पूरी तरह से हार गई हूँ। इसके बाद वे दोनों हाल ही में हुई शाही परीक्षा के बारे में बात करते हुए बेकार की बकबक करने लगे। याओ याओ ने झुंझलाहट के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा था कि कुलीन परिवारों के बच्चों को काम पर न रखो, और तुम सहमत हो गए, लेकिन फिर तुमने जाकर एक घोषणा कर दी, कुलीन परिवारों और कुत्तों को ग्रेज़िया साम्राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे दुनिया के सभी कुलीन परिवारों का अपमान होगा। कृपया, भले ही आप जल्दबाजी में काम करना चाहते हो, आपको कम से कम अपने लक्ष्य तो चुनने चाहिए। कुछ कुलीन परिवारों को अपमानित करना एक बात है, लेकिन उन सभी को अपमानित करके आप भविष्य में ग्रेज़िया के विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लिन बेइफान ने शांति से उत्तर दिया, तो क्या हुआ अगर वे नाराज हैं? मेरे ग्रेज़िया को देखो। कुलीन परिवारों के समर्थन के बिना क्या यह अभी भी जोरदार तरीके से विकसित नहीं हो रहा है और बेहतर से बेहतर होता जा रहा है? वे कुलीन परिवार के बच्चे शाही परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ आते हैं क्योंकि वे ग्रेज़िया को बेहतर होते हुए देखते हैं और समृद्धि का हिस्सा चाहते हैं। अनगिनत तथ्यों ने साबित कर दिया है कि किसी भी देश में जब कुलीन परिवारों की संख्या बढ़ जाती है और वे सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, तो देश अनिवार्य रूप से अपने विनाश की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि वे सभी राष्ट्र के परजीवी हैं, जो केवल सार्वजनिक भलाई की कीमत पर खुद को समृद्ध करने की तलाश में हैं। उन्हें देश की स्थिति की परवाह नहीं है, जब तक उनके अपने परिवार के हितों को नुकसान नहीं पहुंचता तब तक यही मायने रखता है। इसलिए मैं उन्हें कभी भी पद पर नहीं आने दूंगा जब तक कि मैं अपना दिमाग खो न दूं। लगातार चौकन्ना रहने के बजाय बेहतर है कि शुरुआत से ही उनका रास्ता काट दिया जाए और उन्हें ज़िया में पद पर रहने का मौका न दिया जाए। आपकी बात में दम है। याओ याओ ने अपना सिर झुकाया, लेकिन अगर आप विकास जारी रखना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से बाहरी दुनिया के साथ व्यापार करना होगा। बाहरी दुनिया में 30% से अधिक व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियां कुलीन परिवारों द्वारा नियंत्रित होती हैं और वे कमोबेश अन्य 30% को प्रभावित करते हैं। अब उनसे संबंध तोड़कर आपके लिए विकास करना मुश्किल हो जाएगा। लिन बेइफान ने हाथ हिलाकर कहा, जरूरी नहीं। मेरे ग्रेज़िया के पास पहले से ही इतनी आबादी और संसाधन है कि वह खुद ही विकास कर सके। अगर हमारे पास कभी संसाधन खत्म हो जाते हैं तो हम समस्या को जल्दी से जल्दी हल करने के लिए हमेशा युद्ध कर सकते हैं। यहीं पर लिन बेइफान का आत्मविश्वास निहित है।
उनके महान जिया के पास प्रचुर संसाधन हैं जिनमें विविधता भरपूर है और जो करोड़ों लोगों का भरण पोषण करने में पूरी तरह सक्षम है। यदि संसाधन अपर्याप्त हों तो वे कभी भी युद्ध कर सकते हैं। कितने देश उसके महान जिया के लौहखोरों का सामना कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उन कुलीन परिवारों की नाकाबंदी और धमकियों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। यदि वे आकर परेशानी खड़ी करने का साहस करें तो वह इसका स्वागत करेंगे। वह निश्चित रूप से उन्हें समझा देगा कि फूल इतने लाल क्यों हैं। लेकिन प्रतिभा का क्या? विकास के लिए हमेशा प्रतिभा की आवश्यकता होती है और देश को चलाने के लिए भी प्रतिभा की आवश्यकता होती है ना? आपकी वर्तमान खराब प्रतिष्ठा के कारण कुलीन परिवार सभी विद्वानों को आपका बहिष्कार करने के लिए एकजुट कर रहे हैं। प्रतिभाओं को भर्ती करना बहुत कठिन होगा। लिन बेइफान ने हंसते हुए कहा, वास्तव में यह कोई समस्या नहीं है। हालांकि कुलीन परिवारों में कई विद्वान होते हैं जो वास्तव में एक मजबूत ताकत है, लेकिन जमीनी स्तर के विद्वान और भी अधिक हैं और उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुलीन परिवारों ने हमेशा विभिन्न देशों के न्यायालयों को नियंत्रित किया है, इसलिए ये विद्वान प्रमुखता हासिल नहीं कर पाते। वे अपनी प्रतिभा के लिए पहचाने न जाने के कारण निराशा में अपना जीवन जीते हैं। लेकिन अब मैं उन्हें एक बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा हूँ। मुझे कुलीन परिवारों के विद्वानों की ज़रूरत नहीं है जो दूसरों के लिए बाधाओं को दूर करने के बराबर है। जब तक उनके पास प्रतिभा है उन्हें बाहर खड़े होने का मौका मिलेगा। यदि वे होशियार हैं तो उन्हें तर्क को समझना चाहिए और शाही परीक्षा में भाग लेने के लिए ग्रेड में आना चाहिए। इस तरह क्या मुझे वह प्रतिभा नहीं मिलेगी जिसकी मुझे आवश्यकता है? भूल जाओ, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। तुम खुद ही इसका ख्याल रखना। लेकिन अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना न भूलें और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपने पीछे की शक्ति का इस्तेमाल ज़रूर करूंगी। याओ याओ ने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया। लिन बेइफान बहुत भावुक हो गया। उसने याओ याओ का छोटा हाथ पकड़ लिया। याओ याओ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। याओ याओ घबरा गई, उसके गाल लाल हो गए। तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओ याओ, आज मत जाओ। अगर मैं नहीं जाऊं तो और कहाँ जाऊं? लिन बेइफान ने फुसफुसाते हुए कहा, आज रात मेरे शयन कक्ष में आओ। हम जीवन के बारे में बात कर सकते हैं और अपने सपनों पर चर्चा कर सकते हैं। और जब सही समय लगे तो हमारा एक बड़ा गोल मटोल लड़का हो सकता है। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? याओ याओ। एक पल के बाद लिन बेइफान, ओह ओह ओह, हम्फ, मैं वाकई किसी कुत्ते के मुंह से कुछ भी बढ़िया निकलने की उम्मीद नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। याओ याओ लाल चेहरे के साथ भाग गया। इस समय शाही परीक्षा से चयनित 300 प्रतिभाओं ने महल परीक्षा के एक अन्य दौर में भाग लिया जहां सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को चुना गया। अंत में शीर्ष 3 विद्वानों जुआंगयुआन शीर्ष विद्वान बंग्यान द्वितीय स्थान और तानहुआ तीसरा स्थान के साथ 7 अन्य जिनशी सफल उम्मीदवार का चयन किया गया। फिर उनकी संबंधित योग्यताओं के आधार पर उन्हें 6 मंत्रालयों और 9 न्यायालयों के साथ 7 विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पद सौंपे गए। इसके साथ ही न्यायालय ने अंततः कुशलतापूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया। शाही परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया के दौरान संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री ली लिनफू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने न केवल दरबार के लिए पर्याप्त प्रतिभाएं खोजी बल्कि उन्होंने लिन बेइफान को धन कमाने में भी मदद की। नतीजतन लिन बेइफान ने उन्हें पदोन्नत किया और उन्हें एक महान उपाधि प्रदान की जिससे उन्हें संस्कार मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया। इस समय युद्ध मंत्री काओ काओ पहुंचे। महामहिम को रिपोर्ट करें, आपने अपने विनम्र सेवक को 300,000 सैनिकों की भर्ती करने का आदेश दिया था और आपके विनम्र सेवक ने कार्य पूरा कर लिया है। हालांकि महामहिम, हालांकि हमारे महान जिया के पास अब पर्याप्त सैन्य शक्ति है, फिर भी एक मुद्दा है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कौन सा मुद्दा? लिन बेइफान ने पूछा। महामहिम को रिपोर्ट करें, हमारे महान जिया में युद्ध में कमान संभालने में सक्षम प्रतिभाशाली जनरलों की भारी कमी है। जब हमारी सेनाएं छोटी थीं तो ये बहुत चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी सैन्य शक्ति बढ़ती है, अगर हमारे पास नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त जनरल नहीं हैं तो विभिन्न समस्याएं पैदा होंगी। लिन बेइफान ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। तारांकन 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 लॉस्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रायोजित अध्याय 25/36 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।